ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सबसे फर्स्ट लेसन आपकी 10th की एसएस का हिस्ट्री का। हाँ, इसी जूम पर होगी, जूम पर बरका हमेशा इसी पर होगी। ठीक है, हाँ मतलब कल भी और आज भी। ओके, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ज्योग्राफी, सॉरी इसका हिस्ट्री का चैप्टर है। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है आपका, आपको बताइए होगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये लेसन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है ये। चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये देखिए, ये लेसन का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, ये देखिए, ये लेसन का नाम है। एक्चुअल में इस लेसन का नाम ऐसा क्यों रखा गया, पहले ये समझ लेते हैं। राइज का मतलब होता है उदय होना, कोई चीज शुरू होना, किसी चीज की स्टार्टिंग होना, राइज मतलब होता है। और नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। और यूरोप एक पूरा स्मॉल कॉन्टिनेंट है जो कि अमेरिका के इधर ईस्ट साइड की तरफ होता है। ये अमेरिका से ईस्ट की तरफ पड़ता है ये। ओके, तो ये यूरोप है। अब यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके बारे में थोड़ी सी हमें नॉलेज होनी चाहिए। थोड़े बहुत मैं आपको बताता हूँ यूरोप में कौन कौन से कंट्री है। अगर हम आर्कटिक साइड से ऊपर की तरफ से आते हैं तो इसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ऐसे कंट्री आते हैं। ठीक है, हाँ, ओके, नॉर्वे, स्वीडन और बिल्कुल, हाँ जी, तो ये बहुत सारे कंट्री उसमें आते हैं। ठीक है, और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद में पोर्तुगीज। उससे पहले अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड। अभी वो पूरा एरिया यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। उसको 1801 में एक किया गया था, जो है उसमें एक एक्ट लगाया गया और यूनियन, और उसको बोलते हैं द एक्ट ऑफ यूनियन, वो लगा था वहां पे। और उसके लगने के बाद में वो फाइनली 1801 में एक हो गया था। तो कौन कौन से कंट्री हो गए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये यूरोप का एट प्रेजेंट सिनेरियो आपको बता रहा हूं। ठीक है, ओके, उसके बाद में आपका आ गया ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कह रहे हैं। फिर थोड़ा नीचे की साइड से आओगे तो आपको एक कंट्री नजर आएगा, एक कंट्री जिसका नाम है पुर्तगाल कंट्री है। और पुर्तगाल के जस्ट साइड में आपको स्पेन नजर आएगा। स्पेन जो है वहां जहां बुल फाइटिंग हमेशा फेमस रही है। ठीक है, स्पेन। ओके, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर पोलैंड। ये इस तरह की सीरीज रशिया तक टच हो जाती है। पोर्तुगीज, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। ठीक है ना, जर्मनी के बाद पोलैंड और फिर रशिया शुरू हो जाता है। और जर्मनी के ऊपर बेल्जियम वगैरह, डेनमार्क, नीदरलैंड, ये आपको नजर आते हैं। ठीक है, ये थोड़े बहुत उसके ऊपर बाउंड्री सेट करने के लिए बनाए गए थे। ओके, अब बात आती है अगले जो नीचे की तरफ है, स्विट्जरलैंड। एक छोटा सा कंट्री मिलेगा बीच में और नीचे की तरफ होते हुए, यूरोप में नीचे की तरफ, मेडिटेरियन सी की तरफ होते हुए। फिर एक इटली कंट्री मिलेगा आपको, इटली, जो हम पढ़ने वाले हैं आज, यूनाइटेड यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली आज समझने वाले हैं हम लोग। हम जर्मनी का यूनिफिकेशन भी पढ़ेंगे और हम इंग्लैंड की स्टोरी भी यहां समझेंगे। ओके, तो इस तरह से धीरे धीरे वहां स्विट्जरलैंड के नजदीक का इटली हो गया, फिर ऑस्ट्रिया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार हुई, सर्बिया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, हंगेरियन एम्पायर। ठीक है, उधर रशिया के बॉर्डर से आप साइड में आओगे तो कुछ छोटे छोटे कंट्री आपको मिलेंगे। रशिया के बॉर्डर के साइड में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन और अजरबैजान, आर्मेनिया, ये रशिया के बॉर्डर के साथ लगे हुए कंट्री है। आपको याद होगा जार निकोलस का यहाँ कंट्रोल भी होता था, इन सभी पर कंट्रोल होता था जार निकोलस का। रशियन रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि जार निकोलस द सेकंड जो है वो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, अजरबैजान और आर्मेनिया पे कंट्रोल करता था, जो कि यूरोप के पार्ट थे और वो रशिया के साथ टच थे, उसको कंट्रोल करता था। इनडायरेक्टली ये यूरेशिया भी कहलाते थे। ठीक है, ओके, यस। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है या बीच बीच में अप एंड डाउन रहेगी, प्लीज एडजस्ट करें। ठीक है, और फिर भी ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको ये जो छोटी सी रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं ये आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, ये आप लोग अपने तक ही रखना ये बातें। ठीक है, किसी को बताना नहीं।
ये छोटी सी रिकॉर्डिंग है, हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से मैं प्रॉब्लम आ जाए आपको, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे अपने डाटा दे देना, ठीक है। ओके, अनऑफिशियल है ये, अनऑफिशियल है, इसकी आपको किसी को बताना नहीं है ये, ठीक है। ओके, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखो, तो अब देखिए ये चीजें होनी है, और अब हम बात करेंगे कि भाई क्या चीजें हुई क्या नहीं हुई वहां पर। तो यूरोप की बात हम कर रहे थे, ठीक है। फिर थोड़ी सी कंट्री और है, टर्की भी नजदीक पड़ता है, ऑटोमन टर्की है, प्रूशिया है, ये सब है, ठीक है। ओके, तो ये चीजें हो गई, और अब बात आती है कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, कैसे नहीं हुई। तो आपके बुक में स्टार्टिंग में एक पेज दिखाया गया, एक स्टार्टिंग में एक पेज बना हुआ है आपके बुक में, जिसमें दिखाया गया था कि रशिया में किस तरह से चीजें हुई है। मतलब आपको दिखाया गया आपके फ्रंट पेज पे ही, जिसमें एक पिक्चर दिखाई गई थी, ठीक है, एक पिक्चर दिखाई गई थी, वो पिक्चर जो आपको बताती है कि किस तरह से चीजें हुई हैं। फेडरिक सारियो की एक पिक्चर दिखाई गई थी, फेडरिक सारियो की एक पिक्चर दिखाई गई थी, ठीक है, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है, फेडरिक सारियो, ठीक है, फेडरिक सारियो, ठीक है, ठीक है, फेडरिक सारियो की एक पिक्चर दिखाई गई थी, फेडरिक सारियो, ठीक है, फेडरिक सारियो की एक पिक्चर यहां दिखाई गई थी, फेडरिक सारियो, ठीक है, ये थे फेडरिक सारियो। और इसकी जो पिक्चर दिखाई गई थी उसमें उसका नाम था यहाँ पर द ड्रीम ऑफ, द ड्रीम, उसकी एक पिक्चर थी, 4 पिक्चर, द ड्रीम ऑफ, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है, ये एक पिक्चर उसने बनाई थी, सोशल रिपब्लिक। ये देखो आपके बुक में ये शुरू में दिखाया गया कि एक पिक्चर उसने बनाई थी, ये जो है एक 4 पिक्चर सीरीज थी, 4 पिक्चर सीरीज जो उसने शुरू में ही बनाई थी, ठीक है, और ये 1848 में बनाई 4 पिक्चर सीरीज, ठीक है, 4 पिक्चर सीरीज, ठीक है, ये इसने बनाई थी। ओके, 4 पिक्चर सीरीज बनाई थी इसने। ओके, और ये कब बनी थी? 1848 में। और इसने एक आइडिया दिया था कि पूरा वर्ल्ड एक हो सकता है, सब जगह पर इक्वालिटी आ सकती है, सब जगह पर फ्रीडम आ सकती है, सब जगह के लोग एक साथ रह सकते हैं, और एक ऐसा मतलब एक संसार बन सकता है जहां पर कोई प्रॉब्लम कभी किसी को नहीं होगी, ऐसी वो इमेज बना रहा था, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उसकी जो ये थिंकिंग थी, एक यूटोपियन विजन था, जो कि पूरी तरह से कोरी कल्पना थी, ऐसा पॉसिबल नहीं था। मैं ये कब की बात बता रहा हूं? 1848 की, फेडरिक सारियो के बारे में ये बातें हो रही है, ठीक है। एक फ्रेंच आर्टिस्ट, अब ये कौन है? एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, एक फ्रेंच, ठीक है, ठीक है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। ओके, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जिसने ये पिक्चर बनाई थी 1848 में, और यूटोपियन विजन था ये पूरी तरह से यूटोपियन विजन था, मतलब कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा सोचा कि भाई ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीजें हुई हैं। ओके, आप देखिए उसके बाद में पिक्चर जो फेडरिक सारियो की बनी, उसमें उसने पूरा वर्ल्ड एक साथ करने की दिखाई, लेकिन वो यूटोपियन विजन था, ठीक है, यूटोपियन विजन, ठीक है, यूटोपियन विजन था इसका, ये ऐसा होना पॉसिबल नहीं था, ये कल्पना दर्श थी उसकी, ठीक है। तो अब उस समय के लोग ऐसा सोच रहे थे, मतलब कि जैसे फ्रेंच लोग ये सोचते थे कि पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में फ्रीडम आ जाए, ऐसा कुछ हम बना सकते हैं, ठीक है। और फ्रांस के बारे में अगर लिटिल बिट थोड़ी सी नॉलेज लें हम लोग कि ये लोग क्या सोचते थे और क्या नहीं सोचते थे। फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन बहुत पहले हुआ था, आपको ध्यान होगा, फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन 1789 में ही हो गया था, अगर आपको याद हो। बेटा आवाज आ रही ना आप लोगों तक? आपको याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, आवाज आ रही है आप लोगों तक? ठीक है, ओके। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो 1789 में हुआ है, ठीक है। और ये फ्रेंच आर्टिस्ट ही है,
ये ध्यान रखना, ये फ्रेंच आर्टिस्ट ही है जो इस तरह की फोटोज बना रहा है, जिसमें जीसस क्राइस्ट है, अदर कोई लोग हैं वो यहाँ पर सबको जो आशीर्वाद दे रहे हैं कि सारे कंट्री के लोग जो एक साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, कोई आपस में लड़ाई नहीं करेगा, किसी तरह से एक फ्रेटर्निटी, भाईचारा लोगों के अंदर होगा। और फ्रेंच लोगों को उन्होंने 3 रेड और ब्लू जैसे ड्रेस पहने हुए दिखाया। लिबर्टी का ट्री लगाया गया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की भी बात की गई थी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की भी बात उसमें की गई थी कि भाई जो आजादी का जो प्रतीक लिबर्टी है उसको फीमेल फिगर, ये क्या थी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या थी, फीमेल फिगर उसमें लगाई गई थी, ठीक है, ये फीमेल फिगर उसमें एडजस्ट की गई थी। और सच की बात ये है कि फीमेल फिगर अलग अलग जगह पर लगाई जा रही थी, जैसे फ्रांस के अंदर भी, नियर बाई जो भी कंट्री है उसके अंदर भी, क्योंकि जहां जहां ये लोग होते थे वहां ये सब करने की कोशिश करते थे। अब थोड़ा सा हम अपने पास्ट यानी कि जो 9th में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा उसके बारे में अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि फ्रांस के अंदर क्या हुआ था, फ्रांस के अंदर किस तरह से उन लोगों ने रेवोल्यूशन किया और फ्रेंच रेवोल्यूशन उन्होंने पॉसिबल कर दिखाया। मेरे पास कुछ डेट्स आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, ये देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बातें बता देता हूं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपने पहले 9th क्लास में पढ़ी है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं ये समय की जब 1774 में राजा लुई 16, किंग लुई 16 राजगद्दी पर बैठे थे। कौन बैठे थे, किंग लुई 16, ठीक है, ये आपको ध्यान होगा, लुई 16 जो बुरबोन किंग थे, ठीक है, वो बुरबोन किंग थे, आपको याद होगा ये बुरबोन किंग रहा है, ओके। फिर उसके बाद में एक और डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट रही, वो अगली डेट थी कि जो है 1774 के बाद में फिर वो 5 मई की 1789 की मीटिंग, उस मीटिंग में आपको याद होगा वो मीटिंग जो एस्टेट जनरल की मीटिंग थी और थर्ड एस्टेट उस मीटिंग का बॉयकॉट करते हैं, ठीक है, जो एस्टेट जनरल की मीटिंग थी। एस्टेट जनरल वहां क्या हुआ करती थी, आपको याद ही होगा कि वो टैक्स कलेक्ट करने वाली एक संस्था हुआ करती थी, टैक्स कलेक्ट करने वाली एक इंस्टीट्यूशन वहां पर वो हुआ करती थी। लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया और रेवोल्यूशन किया 20 जून को। फिर आपको याद होगा आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था कि नेशनल असेंबली 745 मेंबर के साथ बन चुकी थी। आई थिंक आपको याद होगा ये कि अगली जो 5 मई के बाद 20 जून थी, उस 20 जून को 1789 में इन्होंने जो है नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया था। नेशनल असेंबली मतलब एस्टेट जनरल की जगह अब जो दूसरा आया वो नेशनल असेंबली था, ठीक है, इन लोगों ने वो बनाई। फिर उसके बाद में जब किंग ने इसको मना किया, असेंबली के लोगों को पकड़ना और टॉर्चर करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद में आपको ध्यान होगा इसके बाद में फिर बास्तिल फोर्ट इवेंट हुआ था। इन लोगों ने बास्तिल के किले पर हमला कर दिया था, यानी कि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे जो कि 90% थे, वो थर्ड एस्टेट के लोग जिनकी हालत खराब थी, वो थर्ड एस्टेट के लोग जो कि 90% पॉपुलेशन है। एक्चुअल में 1789 तक फ्रांस की रियल पॉपुलेशन 28 मिलियन थी। आपको ध्यान होगा आपने 9th में पढ़ा था कि 28 मिलियन का फ्रांस, उसमें थर्ड एस्टेट जो है वो अप्रोक्सीमेट ये मान के चलो कि वो 25 मिलियन लोग थे। तो 25 मिलियन ने एक साथ रेवोल्यूशन किया और सोचो कि पूरा कंट्री किस तरह से मतलब एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। वहां अंदर ही एक जो है किंग के खिलाफ वो लोग रेवोल्यूशन करने लगते हैं और किंग को हटाने की पूरी तैयारी करते हैं। मतलब किसको हटाने की तैयारी कर रहे हैं आपको पता है, ये लुई 16 को हटाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसने इस मीटिंग में जो है उनकी बातें नहीं मानी। आपको याद होगा एस्टेट जनरल की मीटिंग में थर्ड एस्टेट ने ये कहा था कि 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए, जबकि एस्टेट जनरल ये कह रही थी कि किंग ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था। आपको याद होगा किंग ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है भाई। चैट में लिख दिया करो बेटा, जो भी डाउट हो बोलने की बजाय चैट में लिख दिया करो, यस नो आवाज क्लियर आ रही है ना, ठीक है, ये चैट में लिख दिया करो, ऑन है चैट आपकी, ठीक है, ओके। तो अब क्या होता है कि 20 जून को नेशनल असेंबली बनाई गई। आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में हमने पढ़ा था कि 20 जून को 745 मेंबर थे। आपको ये भी याद होगा कि कुछ एक्टिव सिटीजन थे, कुछ पैसिव सिटीजन थे, ठीक है। कितने मेंबर के साथ बनी थी ये? 745 मेंबर के साथ में। और कहां बनी थी? टेनिस कोर्ट में, वर्सेलेस पैलेस के टेनिस कोर्ट में बनी थी ये।
वर्सलिस पैलेस के बाहर जो एरिया पड़ता था, ओपन टेनिस कोर्ट में ये बनाई गई थी नेशनल असेंबली। कहां बनी थी? ओपन टेनिस कोर्ट। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूं, ये बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, टेनिस कोर्ट में ये बनी थी। और फिर फाइनली 14 जुलाई, याद करो, 14 जुलाई 1789 को इन्होंने बास्तिल फोर्ट पर अटैक किया। बास्तिल फोर्ट पर अटैक किया और बास्तिल फोर्ट पे अटैक करके ये पूरे महीने रिवोल्ट करते रहे। पूरे महीने रिवोल्ट चलता रहा, मतलब कि जुलाई के पूरे मंथ में ये करते रहे थे। फिर फाइनली किंग को क्या करना पड़ा? सरेंडर करना पड़ा। आपको याद होगा 2 अगस्त को फिर किंग ने सरेंडर किया था। 2 अगस्त को किंग ने 2 अगस्त को 1789 में लुई, ठीक है, लुईस 16 ने सरेंडर कर दिया था। मतलब कि वो रिजाइन कर देता है, रिजाइन, ठीक है, रिजाइन कर देता है, मतलब त्याग पत्र दे देता है अपनी राजगद्दी से, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान होगा इन लोगों ने फिर इलेक्शन कराए थे और इलेक्शन होने के बाद में और इलेक्शन हुए और 4 जुलाई को इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को भी खत्म कर दिया, सॉरी 4 अगस्त को इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को भी खत्म कर दिया था। भाई एक क्लियर बात बता रहा हूं मैं, सिर्फ इतनी याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या है, क्योंकि आपका जो ये लेसन है यानी कि नेशनलिज्म इन यूरोप, ये नेशनलिज्म की शुरुआत ही फ्रांस से हुई है। तो अगर आपको फ्रांस के बारे में नॉलेज हो जाती है कि उन लोगों ने लिबर्टी और फ्रीडम के लिए कैसे अपने राजा को उतार कर फेंक दिया और नेशनल असेंबली बनाई और फिर जगह जगह पर स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, इटली में, इधर जर्मनी में कैसे लिबर्टी के ट्री लगाए और नेपोलियन कैसे इस चीज को आगे बढ़ाता है, जैकोबिन क्लब बनाते हैं, वो चीज मेरे को याद दिलानी है आपको, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हम लोग जो नेशनलिज्म इन यूरोप जो पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत फ्रांस से ही हुई है। बस ये बात समझाना आपको मेरा टारगेट है, ठीक है। और ये आर्टिस्ट जो शुरुआत में था, जो बुक के फ्रंट पेज पे ही आपको मिल जाता है, ये आर्टिस्ट भी वहीं का था, फ्रांस का था, जिसने वो 4 पिक्चर सीरीज बनाई थी, फ्रेडरिक सारियू। कौन सा पिक्चर का क्या नाम था? द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, एक पिक्चर्स की सीरीज बनाई थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी समझानी है। अच्छा, मैंने सिर्फ इतना सी बात बताई आपको कि बुर्बोन डायनेस्टी का रूलर किंग बना लुई 16। उसके बाद में एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई जिसमें थर्ड एस्टेट नाराज हो गई। थर्ड एस्टेट नाराज हो जाती है तो नेशनल असेंबली बनाती है 20 जून को ओपन टेनिस कोर्ट में। फिर उसके बाद में ये लोग 14 जुलाई को बास्तिल फोर्ट के किले पर जो अटैक कर देते हैं, किंग का जो फोर्ट था उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर 2 अगस्त को फाइनली लोगों के प्रेशर की वजह से किंग लुई 16 को रिजाइन करना पड़ा। और वहां पर फिर उसके बाद में 4 अगस्त को 1789 में फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम एंड कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम क्या कर दिया बेटा? एंड कर दिया गया। आपको याद होगा वहां पे 2 टाइप के स्टेट, 3 टाइप की स्टेट होती थी, एस्टेट 1, एस्टेट 2 और एस्टेट 3। तो एस्टेट 1 कौन होते थे? प्रीस्ट। कौन होते थे? चर्च के प्रीस्ट होते थे और उनके पास ढेरों पैसे थे, बहुत सारे लिवरे। आपको याद होगा फ्रांस की करेंसी क्या है? लिवरे है नहीं भाई? आवाज आ रही ना बेटा? लिवरे, वही सारे ना बेटा आप लोगों तक? लिवरे, हाँ। तो लिवरे जो है उनकी करेंसी हुआ करती थी। ओके, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, फ्रांस के राजा लुई 16 ने जो है उस समय जो एक वार भी लड़ी थी, हाँ ठीक है, एक वॉर भी लड़ी थी इंग्लैंड से। आपको याद होगा 13 कॉलोनीज के लिए उन्होंने वॉर लड़ी थी, ठीक है ना। आपको याद होगा कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वॉर रही है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वॉर रही है। ओके, ये वॉर किस वजह से रही थी? अमेरिका की 13 कॉलोनीज के लिए रही थी और ये वॉर लगातार रही थी, ठीक है। ओके बेटा, ये लगातार वॉर रही थी और फ्यूडल, ठीक है, और वॉर जो है लगातार रही और फाइनली फिर ये वॉर अमेरिका की आजादी के साथ ही खत्म हुई, ठीक है। अमेरिका की फ्रीडम के साथ ये खत्म हुई, अमेरिका की फ्रीडम के साथ ये वार खत्म हुई। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अमेरिका की 13 कॉलोनी जो कि इंग्लैंड के कंट्रोल में थी उसको फ्री कराने के लिए वार लुई 16 वगैरह जो फ्रांस के थे उन्होंने ये लड़ी थी। एक बार फिर समझ लो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अमेरिका की वॉर को
अमेरिका के अंदर लोगों को मोटिवेट किया गया है फ्रांस के लोगों ने, ताकि वो इंग्लैंड को बाहर निकाल दे। ये क्यों बताया मैंने, ये बीच में ये पॉइंट क्यों आया, क्योंकि फ्रांस में इस वजह से बहुत सारा कर्जा हो गया था। जब वो इंग्लैंड के साथ लगभग 26 ईयर तक वो लड़े, 26 ईयर तक लड़े थे। सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं, ये लोग शुरू हुए थे वार में 1750 से लेकर 1776 तक लड़े थे। ठीक है, 1776 तक ये लोग लड़ते रहे थे लगातार। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 26 ईयर की वॉर हो गई थी। अब समझने की बात ये है कि इतनी लंबी टाइम की वॉर में पैसा खर्च होता है, सारा कुछ होता है, तो इनको कर्जा भी हो गया था। फ्रांस के राजा लुई 16 को कर्जा कम से कम 2 बिलियन लिवरे का हो गया था। 2 बिलियन लिवरे, वो भी 10% इंटरेस्ट रेट से। आपने पढ़ा होगा ऑस्ट्रिया से कर्जा लिया गया था, ऑस्ट्रिया से, जहां की लुई 16 की वाइफ थी। बेटा आवाज आ रही ना, यस नो में जवाब दे दो एक बार। तो वो कर्जा चुकाने के लिए, हाँ कर्जा चुकाने के लिए, यस ठीक है, वो कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने फिर वो 5 मई की मीटिंग की थी, ताकि एस्टेट जनरल की मीटिंग करके टैक्स बढ़ाई जा सके। फाइनली फ्यूडल सिस्टम खत्म किया गया। और हाँ जी हाँ, बीच वार, उसके पीछे वार बेटा उसका रीजन था अमेरिका की कॉलोनीज के बीच में, युवराज उसके बीच में वार का रीजन था कि अमेरिका की 13 कॉलोनीज इंग्लैंड के कंट्रोल में थी। अमेरिका की 13 कॉलोनीज किसके कंट्रोल में थी? इंग्लैंड के कंट्रोल में थी, और वो लोग आजाद होना चाहते थे। फ्रांस ने इसमें अमेरिका वालों की मदद की। भाई इंग्लैंड की कॉलोनी जैसे इंडिया रहा है, वैसे इंग्लैंड के कॉलोनीज अमेरिका में थी, वो भी 13, एक नहीं थी 13 थी। ओके, और फिर उन्होंने क्या किया, उन कॉलोनी वालों ने, जैसे इंडिया ने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट लड़ा था, इसी तरह से उन अमेरिका वालों ने भी वॉर लड़ी, फ्रीडम वॉर लड़ी, और इस फ्रीडम वॉर में साथ दिया। इस फ्रीडम वॉर में किसने साथ दिया? फ्रांस वालों ने साथ दिया। अब अगर फ्रांस अमेरिका वालों का साथ देगा तो क्या उनके बीच में वार नहीं होगी? इंग्लैंड तो चाहेगा यार ये क्या तरीका हुआ, हमारे इंटरनल मैटर में आप लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। इसी वजह से वार हुई। जब फ्रांस वालों ने अमेरिका को हेल्प किया तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वार रही, और वो लगातार 26 ईयर तक चलती रही थी। राजा लुई 15 ने शुरू की थी, 16 के टाइम में खत्म हुई। ठीक है, राजा लुई 15 फिर 16 के टाइम तक चलती रही थी। अच्छा, अब देखो मैंने ये कहा कि जैसे राजा लुई 16 ने रिजाइन किया, उसके बाद 4 अगस्त को 1789 में इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया और चर्च की सारी प्रॉपर्टी को सील कर लिया। चर्च की सारी प्रॉपर्टी को उन्होंने सील कर लिया और जो है ले लिया उनसे। ठीक है, मतलब कि वो एक्वायर कर ली गई, और एक्वायर करते उनको बहुत अच्छी अर्निंग हुई, 2 बिलियन की अर्निंग। ठीक है, कितनी बिलियन की अर्निंग हुई? 2 बिलियन लिवरे। ठीक है, 2 बिलियन लिवरे की उनको जो है अर्निंग हुई। 2 बिलियन की अर्निंग क्या किया गया है? चर्च, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम को एंड किया गया और चर्च की प्रॉपर्टी को, चर्च प्रॉपर्टी सील की गई। प्रॉपर्टी को क्या किया गया? चर्च की प्रॉपर्टी को सील किया गया। और उसके बाद आप देखोगे उसकी वजह से उनको 2 बिलियन लिवरे की अर्निंग भी हुई। हाँ, हेलो बेटा आर्यन। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। ओके, अब समझने की बात ये थी कि भाई इतनी सारी अर्निंग इनको हुई, उस कर्जे का क्या हुआ? फिर वो 2 बिलियन का जो कर्जा ऑस्ट्रिया से लिया गया था वो भी चुका दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद में फाइनली इन लोगों ने इलेक्शन लड़े और फिर एक नई गवर्नमेंट बनी जो कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आइडिया बेसिस पर वो गवर्नमेंट थी। और ये आइडिया आपको याद होगा, ये जो है बहुत ही फेमस मोंटेस्क्यू की बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ। आपको याद होगा मोंटेस्क्यू, रोबेस्पियर और जो जीन जैक्वेस रूसो की जीन जैक्वेस रूसो जो फ्रांस में बड़े, जॉन लोक और जो है जीन जैक्वेस रूसो की बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी क्या नाम है, जॉन लोक की 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और लास्ट वाला जो मोंटेस्क्यू था, मोंटेस्क्यू की कौन सी? द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा, मतलब द स्पिरिट ऑफ, मतलब उसकी जो है, और उसमें स्पिरिट ऑफ लॉ में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया था। और कमाल की बात एक याद रखना आप लोग कि इस लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को हमने भी एक्सेप्ट किया है, हम लोगों ने इस सिस्टम को अपनाया हुआ है।
तिलक दोबारा बताता हूं बेटा, तिलक दोबारा बताता हूं कि तीनों बुक के नाम, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक रूसो ने लिखी थी, जीन जैक्वेस रूसो ने। जॉन लॉक ने लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और तीसरी बुक मोंटेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ, वो लिखी गई थी। अच्छा, द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है उस बुक में मोंटेस्क्यू ने 3 लेवल ऑफ पावर एग्रीमेंट लिखा था, मतलब कि 3 लेवल में पावर को शेयरिंग किया जाए। ओके, जैसे कि एक लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, जुडिशरी, जो हम फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है इस सिस्टम को सबसे पहले किसने फॉलो किया था? फ्रांस ने भी नहीं किया था। मोंटेस्क्यू के इस आइडिया को सबसे पहले अमेरिका वालों ने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका फ्री हुआ था। यहां 1776 में वो फ्री हो गए थे। अमेरिका की 13 कॉलोनीज मोंटेस्क्यू के आइडिया को फॉलो करती है, और जब उनकी गवर्नमेंट बनी तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आइडिया को लेकर बनी। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये कि सबसे पहले इस सिस्टम को किसने अडॉप्ट किया? किसने अडॉप्ट किया? अमेरिका ने अडॉप्ट किया, ठीक है। क्योंकि ये लोग लड़ रहे थे इंग्लैंड से, काफी दिनों से लड़ रहे थे, कॉलोनीज की वार चल रही थी। फिर ये फ्री हो गए 1776 में, 4 जुलाई। 4 जुलाई याद रखना आप लोग कि अमेरिका कब फ्री हुआ, 4 जुलाई को 1776 में फ्री हो गया था, ठीक है ना। हाँ हाँ हितेश कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसका इलाज हो जाएगा, डोंट वरी। आप मुझे अपने नंबर मुझे भेज देना, मैं आपको ये वीडियो सेंड कर दूंगा। ओके प्लीज, लेकिन आप लोग ये डिस्कशन ना करें किसी के साथ भी। ओके, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, ओके, ये डिस्कशन किसी के साथ नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि हमें अलाउड नहीं है बेटा, लेकिन मुझे पता है कि आज नेटवर्क बहुत खराब है और प्रॉब्लम रहेगी बच्चों को, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। ओके यस, तो ये चीजें हमें करनी है। और अब ये बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। 4 अगस्त को 1789 में, हाँ बिल्कुल, मुझे व्हाट्सअप भेज देना, आप लोग अपने नंबर भेज देना, नेम, फादर नेम, ये सब लिख के मुझे भेज देना। ओके, तो देखिए फिर 1789 के बाद जो है क्या हुआ, फेडरल सिस्टम को एंड किया गया और 2 बिलियन लिवरे की अर्निंग उनको हुई, क्योंकि चर्च की प्रॉपर्टी सील कर दी गई, ठीक है। और उसके बाद में फिर फाइनली जो है यहाँ पर एक गवर्नमेंट का जो सिस्टम चेंज हुआ, एक नया लीडर आया, मैक्सिमिलियन रोबेस्फियर। आपको याद होगा मैक्सिमिलियन रोबेस्फियर, न्यू लीडर, ओके, न्यू लीडर जो आया वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्फियर, ठीक है, रोबेस्फियर, ठीक है। ये मैक्सिमिलियन रोबेस्फियर बाद में लीडर बन जाता है, ठीक है। हाँ यस बेटा, यस, हाँ, ओके, एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर यहाँ से आप लोग ले लेना, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, ठीक है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक मिनट देखिएगा, ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ 9671213963। ओके, ये लीजिए, ओके, ये लीजिए बेटा, ये नंबर है, इस पे आप मुझे सेंड कर देना। ओके, ये ऊपर लिखे हुए हैं, ओके, 9671213963। तो फ्रांस का रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जिस बच्चे को ये समझ आ गया कि भाई फ्रांस के रेवोल्यूशन की वजह से ये सब कुछ हुआ है, हाँ, ओके, 9671213963, 9671213963, ओके, ठीक है। तिलक आप मुझे कॉल करना बेटा एक बार, ठीक है, इवनिंग में, ओके, हाँ, आप मुझे इवनिंग में एक बार कॉल करना इन क्लासेस के बाद में, तिलक, ओके, ठीक है। तो देखिए अब बात आती है कि आगे क्या हुआ। हाँ दे दिया बेटा, बता तो दिया, ओके, यही नंबर है 9671213963, ओके। चलो आगे देखो, छोड़ो इस बात को। अब नया लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्फियर आ गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया फ्रांस का, और कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली 1791 में लग चुका था। कब लगा? 1791 में, ठीक है। हाँ, नहीं, सिर्फ तिलक कॉल करेगा, तिलक कॉल करेगा, उससे कोई काम था मुझे, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे, हाँ, ओके, ठीक है, ओके। तो ये बात समझ में आ गई सभी को? इसका स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो ले सकते हैं, अगर किसी की सब क्लियर आ रही है तो, ठीक है, ओके बेटा। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट की जरूरत तो ले सकते हैं, आगे बढ़े, यस, ओके, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई, हाँ, ओके बेटा,
ठीक है, तो ये चीज हो गई। और अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई इन लोगों ने कैसे बाद में ये सब कुछ किया। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें की। जैसे आपको याद होगा कि इन्होंने नेपोलियन जो एक किंग बना, यहाँ पर नेपोलियन किंग बना, और इन्होंने फिर यहाँ पर बहुत सारे जो है सिस्टम चेंज किए। हाँ ओके ओके, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम चेंज किए। ओके उसके बाद आपको ध्यान होगा, इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हाँ हितेश भाई रुको, वेट करो, सारा तो रिपीट नहीं होगा बेटा, फिर ये चीजें तो पॉसिबल नहीं है ना। नेटवर्क इशू कोई बात नहीं, उसका इलाज हो जाएगा। आप मुझे फोन नंबर करना आपने, मैं कर दूंगा उसका इलाज। ठीक है, उसकी चीजें हम कर लेंगे। ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर देना नंबर अपने। ओके ओके, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा बेटा, ऐसे रिपीट करेंगे तो लेसन ही नहीं होगा फिर तो, है ना। ठीक है ओके, आई थिंक आप समझ रहे होंगे सभी। ओके तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि फिर फ्रांस के अंदर 1789 में, ठीक है कब 1789 के बाद 1791 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआत कर ली। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस लिखा गया। ओके, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया इसमें 1789 में 1791 में, और उसके बाद में गवर्नमेंट काम करने लगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी, और इस गवर्नमेंट का न्यू हेड था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, रोबेस्पियर ये इसका हेड था। ठीक है, रोबेस्पियर इसका हेड था। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, इस हाँ हितेश 9671213963। ओके, तो ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इसका हेड रहा, और ये गवर्नमेंट 2 साल तक चलती रही। फाइनली फिर 10 अगस्त को 1792 में किंग लुई 16 जो कि इसमें एग्जीक्यूटिव के रूप में एक्सेप्ट हुए थे, इस मैक्सिमिलियन गवर्नमेंट में, इस वाली गवर्नमेंट में यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में जो है किंग लुईस 16 जो है इसमें एज ए एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे थे। एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जब किंग ने रिजाइन किया था, एक बात ध्यान से सुनो आप लोग बीच में, कि जब किंग ने रिजाइन किया था तो उस समय उसके पास एक ऑफर रखा गया था कि आप अगर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में आप अगर एक जैसे एक एग्जीक्यूटिव के रूप में अगर काम करना चाहें तो आप आ सकते हैं। एज ए किंग आप रूल नहीं बना पाएंगे, जैसे कि पहले भी असेंबली के लोगों ने मना किया था कि भाई हाँ ठीक है। सचिन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं बेटा, एक मिनट रुकिए, ये ऐसे नहीं बात बनेगी, आप लोग बीच बीच में ये मत कीजिए। 9671213963 ये लो, ठीक है, ये लीजिए। ओके ठीक है बेटा, अब ये बोर्ड पे लिखें, ये ले लो भैया, ठीक है, बीच में प्लीज ऐसे मत करो, ठीक है। ओके तो कहां थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने ऑफर किया था किंग लुई 16 को कि अगर वो चाहें तो क्या कर सकते हैं। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने ऑफर दिया था कि वो चाहें तो एग्जीक्यूटिव के रूप में यहां पर वर्क कर सकते हैं, और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि ठीक है एग्जीक्यूटिव के रूप में मैं काम करूंगा और लेजिस्लेचर में मेरा कोई रोल नहीं होगा। किंग लुई 16 के वर्डिंग थे कि भाई हम एग्जीक्यूटिव के रूप में हमारा कोई रोल नहीं होगा, तो उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। 1789 से 91 तक लुई 16 एज एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे थे। हाँ ठीक है, ओके ओके, एज एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे थे। ओके, जब ये एज एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे थे और काफी सही काम हो रहा था 1789 से 91 के बीच में। ओके, तो उसके बाद में 92 के आसपास ये देखा गया कि किंग लुई 16 चीटिंग करने लगे थे।
वो ऑस्ट्रिया या इधर उधर से पावर इकट्ठी करके और वो इस गवर्नमेंट को यानी कि लेजिस्लेचर टाइप की जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रोन करने की तैयारियां कर रहे थे। वो इसको ओवरथ्रोन करने की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो उसको फिर पकड़ लिया गया 10 अगस्त को 1792 में उसे पकड़ लिया गया, ठीक है। उसे पकड़ लिया गया तो किंग को एज ए एग्जीक्यूटिव रखा गया था यहाँ पे, ओके। और फिर जो है किंग ने चीटिंग की, किंग ने जो इस गवर्नमेंट में एज ए एग्जीक्यूटिव रहते हुए चीटिंग की, तो उसको पकड़ लिया गया, उसको पकड़ लिया गया। और कब 10 अगस्त को 1792 में पकड़ लिया गया। और पकड़ने के बाद उसको फिर उसके सोल्जर्स, उसके मिनिस्टर थे, उसकी जो मिनिस्टर्स और सोल्जर्स थे उनको वहां पर जो है जेल में डाल दिया गया। इन सबको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्टेड। और जो है किंग लुई 16 को भी पकड़ लिया गया, ये भी अरेस्ट हो गए, इनको भी अरेस्ट कर लिया। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी इनको लुई 16 को और इनके लोगों को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि चीटिंग का काम बना, चीटिंग हुई है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है, ओके। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ महीनों के बाद में किंग लुई 16 को ग्लोटिन पर डाल देते हैं। आपको ध्यान होगा ग्लोटिन नाम का इंस्ट्रूमेंट बना था फ्रांस में, और लुई 16 को 21 जनवरी को 1793 में लुई 16 को एग्जीक्यूटिव लुईज 16 को, ठीक है, उसको क्या कर दिया, असैसिनेट कर दिया गया था, मर्डर कर दिया गया, असैसिनेटेड कर दिया गया था, ठीक है। असैसिनेट मतलब कि ग्लोटीन पे डालकर मार दिया गया था, ठीक है। ग्लोटाइन की सजा हुई थी उससे। ग्लोटीन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता था जिसपे गर्दन डाल के गर्दन काट दी जाती थी। एक इस तरह का एक जो है होता था एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें गर्दन डाल के गर्दन फंसा दी जाती थी और गर्दन फिर काट दी जाती थी। एक इंस्ट्रूमेंट ग्लोटीन जो कि डॉक्टर ग्लोटीन ने बनाया था। एक हाँ जो डॉक्टर ग्लोटीन, बेटा एक बार दोबारा चैट में लिखो क्या डाउट था, एक बार दोबारा चैट कीजिए। ग्लोटीन में डाल के उसको मार दिया गया था लुई 16 को। ये वो डेट थी जिस दिन लुई 16 को मारा गया था। और फिर पूरे ईयर, ठीक है, 1793 और 94 में पूरे साल भर ये जो है लोगों को मारते रहे, ठीक है। यानी कि 1793, 1793 और 1794 इन पूरे 2 साल में द राइम ऑफ टेरर, डर का माहौल बना रहा। पूरे 2 साल तक द राइम ऑफ टेरर, आतंक राज रहा। यानी कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने बहुत बुरी तरह से लोगों को टॉर्चर किया और ग्लोटीन पर डालकर मार दिया। जो फॉलोअर थे किंग लुई 16 के, जो लुई 16 को फॉलो करते थे उन सबको और लुई 16 को, इन सबको ग्लोटीन पर डालकर मार दिया गया। और उसकी रानी, आपको याद होगा लुई 16 की वाइफ का नाम था मैरी एंटोनेट, जो कि कहाँ की रहने वाली थी, जो कि ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। उसको भी फिर ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी, उसको भी ग्लोटीन पर डालकर मार दिया गया। तो इस तरह से इनका खेल खत्म हुआ। हाँ जी हाँ, तो ये कहानी फ्रांस की है, ठीक है। तो हम इसमें बार बार ये चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रांस ने शुरुआत की। हाँ जतिन, ठीक है, नहीं आ रहा, 1 मिनट रुको बेटा, जतिन 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट रुकिए। हाँ ये लो, ओके, ये देखो बेटा, आप देख आ गया, ठीक है बेटा, ठीक है भाई। देखो आपके एनटीएससी में 2 चीजें एक साथ में आप, हाँ यस, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर अपने हाथों से खुद करता है। हाँ नहीं, उसने लोगों को इस काम के लिए लगाया हुआ था। उसके जो मेंबर थे, जो भी साथ देते थे, वो सब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के सपोर्टर्स जो थे, वो इस चीज में जो ये काम करते थे, हाथों से नहीं मारता था, उसने अपने लोगों को लगाया हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, ग्लोटीन की सजा लोगों को दी, लुई 16 को मारा और उसके सपोर्टर मार दिए। 2 साल तक ये चलता रहा, 1793 से लेकर 94 तक ये चीजें चलती रही, ओके। और राइम ऑफ टेरर, इसको क्या कहते हैं, राइम ऑफ टेरर। राइम ऑफ टेरर का मतलब है डर का माहौल। 2 साल तक राइम ऑफ टेरर रहा यहाँ पे, राइम ऑफ टेरर, ठीक है, ये रहा राइम ऑफ टेरर, ओके। ये डर का माहौल बना रहा वहां पे, ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद में दिसंबर 1794 में फाइनली जब मैक्सिमिलियन की सारी सीमाएं पार हो गई,
जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की सारी सीमाएं पार हो गई, तब आखिरी में नेशनल असेंबली के डिसीजन ये थे कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को भी गिलोटिन पे डाल के मार दिया जाए। कब की डिसाइड हुआ उसके लिए, ये देखो उसको डिसाइड हुआ फिर दिसंबर में 1794 में मैक्सिमिलियन ठीक है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ठीक है, उसको भी फिर गिलोटिन की सजा हुई, उसको भी ठीक है, उसकी भी डेथ हो गई, ठीक है, उसकी भी डेथ गिलोटिन पे डालने की वजह से, ठीक है, ग्लोटाइन, उसको भी गिलोटिन पे डाल के उसकी डेथ कर दी गई, हाँ मार दिया गया। हाँ बेटा बोलो, आखिरी में क्या हुआ, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का उसको भी डेथ की सजा मिली, मतलब उसको भी मार दिया गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर 1794 में चेंजिंग हुआ, फिर यहाँ की गवर्नमेंट में चेंजिंग हुआ फ्रांस के अंदर, ठीक है, ओके। और वो क्या चेंजिंग हुआ, यहाँ पर 5 डायरेक्टरी रूलर लगाए गए, क्या लगाए गए यहाँ पे, इसके बाद में 5 डायरेक्टरी रूलर, आपको याद होगा इसके बाद में 5 डायरेक्टरी रूलर्स, ठीक है, रूलर्स लगाए गए, ओके। यहाँ पर फिर 5 डायरेक्टरी रूलर्स लगाए गए, ओके। और 5 डायरेक्टरी रूलर में नेपोलियन बोनापार्ट भी एक सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी था, आपको याद होगा नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, द मेन डायरेक्टरी, ठीक है, जो मेन डायरेक्टरी यहाँ पर था वो था नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट सबसे मेन डायरेक्टरी था। और यहीं पर जब ये डायरेक्टरी रूलर बने उस समय फ्रांस के अंदर से लिवरे करेंसी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लिवरे करेंसी इसके बाद यहाँ पर यूज नहीं हुई, ये ध्यान रखना। 5 डायरेक्टरी रूलर जो थे उनको न्यू कन्वेक्शन सिस्टम कहा गया था। क्या कहा गया था इसको, न्यू कन्वेक्शन, इसको कहा गया था न्यू कन्वेक्शन सिस्टम, ठीक है, न्यू कन्वेक्शन सिस्टम, इसको न्यू कन्वेक्शन सिस्टम कहा गया था। और इस कन्वेक्शन सिस्टम के बाद में यहाँ पर लिवरे करेंसी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लिवरे डिसकंटिन्यू, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, ये डिसमिस हो गई थी। लिवरे करेंसी को, इस करेंसी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, इस करेंसी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे नेपोलियन पावरफुल हो गया, क्योंकि अब एक प्रॉब्लम ये भी थी कि 5 डायरेक्टरी रूलर बना तो किए थे, 5 डायरेक्टरी रूलर, हाँ बेटा जतिन बोलो बेटा, 5 डायरेक्टरी रूलर बना तो दिए गए थे, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को प्रॉब्लम करते। हाँ जी यस बेटा बोलो जतिन, अच्छा ठीक, ओके, वो आपने कुछ लिखा उस पे, तब चैट पे कुछ लिखा हुआ है था, ओके चलो ठीक है, अच्छा नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, अब देखो आप, ठीक है, मुझे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई अदर कोई कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है, ओके चलो कोई नहीं, इट्स ओके, ऐसा होता है जूम क्लास में, कई बार आउटसाइडर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कोई नहीं, ठीक है, ओके। देखो जतिन, ठीक है बेटा, इट्स ओके, यस, ओके ठीक है। देखो मेरा टारगेट है सिर्फ आपको ये समझाना कि फ्रांस की रेवोल्यूशन कैसे हुई, क्योंकि एनटीएससी में आपके फ्रांस से भी डाटा आएंगे, और यूरोप का नेशनलिज्म भी आएगा, तो मिक्स रूप में आपके 2 लेसन एक साथ फिनिश हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, दोनों लेसन एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, इधर फ्रांस भी हो जाएगा, उधर यूरोप का, हाँ बिल्कुल ले लीजिए, ओके ठीक है। तो इस तरह से ये डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, ठीक है, लिवरे करेंसी डिसकंटिन्यू हो जाती है, ओके। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद फ्रांस में यानी कि यूरोप में क्या होने वाला है, ठीक है, ओके। देखिए, हाँ रोहित अभी कर रहा हूँ बेटा, ओके अभी कर रहा हूँ बेटा, इसको रिपीट कर रहा हूँ, देखो इसको रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, इसको रिपीट कर दे। देखो मैंने ये बताया कि जब वहां लुई 16 को हटाया गया, लुई 16 को क्या किया गया, उसको रिमूव कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, उसने रिजाइन, ओके बेटा। तो देखिए मैंने ये बताया कि वो फ्रांस में फिर इन्होंने लुई 16 के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, और उसके बाद में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रन करने लगी।
और फिर उसके बाद में इन्होंने किंग लुई 16 को एज एग्जीक्यूटिव बनाया, हाँ ठीक है, एज ए एग्जीक्यूटिव बनाया, ओके। और एग्जीक्यूटिव बनाने के बाद ये इसमें गवर्नमेंट में काम करने लगे, ओके। और फिर उसके बाद देखोगे कि लुई 16 ने चीटिंग की इस गवर्नमेंट में रहते हुए एज ए एग्जीक्यूटिव, और चीटिंग करने के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कब किया गया? 10 अगस्त को 1792 में अरेस्ट किया गया, ओके। और उसके मिनिस्टर्स, उसके सोल्जर्स, किंग लुई 16 को खुद अरेस्ट कर लिया गया, और चीटिंग का केस था उनके ऊपर, क्योंकि वो लोग अलग कंट्री से पावर इकट्ठी कर रहे थे। और फाइनली फिर 21 जनवरी को 1793 में उसको ग्लोटिन पे डाल के मार दिया गया। किसको मार दिया गया? लुई 16 को मर्डर कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया, ओके। उसके बाद देखिए 1793 और 1794, ठीक है, 1793 और 1794 में पूरे 2 साल बाद राइम ऑफ टेरर रहा है फ्रांस के अंदर। मतलब कि बहुत बुरी हालात लोगों की रही, बहुत बुरी हालात लोगों की रही, ठीक है, हाँ जी, ओके। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर फिर दिसंबर 1794 में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने जो है उसको मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को भी फाइनली दिसंबर में ग्लोटिन पर डालकर मार दिया गया, ओके। और फिर यहाँ पर डायरेक्टरी रूलर शुरू हुए। वो डायरेक्टरी रूलर जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट भी एक मेन डायरेक्टरी था, और लिवरे करेंसी को डिसकंटिन्यू किया गया। और उसके बाद में लिवरे करेंसी को डिसकंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर नए रूल्स रेगुलेशन बने। एक लॉ टैबलेट जो कि 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम में स्टीजन्स राइट के नाम से, आपको याद होगा 1791 में स्टीजन्स राइट के नाम पे एक लॉ टैबलेट भी वहां बनाई गई थी फ्रांस के अंदर। कानून की एक पूरी जो एक लिस्ट बनाई गई थी कि भी किस तरह के लोगों को फ्रीडम होगी, किस तरह की इक्वालिटी मिलेगी, कैसे लोग सर्वडम यानी कि स्लेवरी सिस्टम से आज़ाद हो जाएंगे, वो सारा सिस्टम बनाया गया था, ओके। और उसके बाद में फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट और ये डायरेक्टरी रूलर 1794 से लेकर 1798 तक लगभग काम करते हैं। लेकिन उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ने लगता है। नेपोलियन बोनापार्ट कंट्रोल करने लगता है, ठीक है, ओके। और इसके कंट्रोल का एक रीजन भी था यहाँ पर। 1797 में उसने एक इटली के वॉर को जीत लिया था, और फिर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी बन गया था वो, इसलिए उसने फिर कंट्रोल किया। फिर उसके बाद में 1804 में वो क्या बना? 1804 में नेपोलियन किंग बन गया था फाइनली, ठीक है, नेपोलियन फाइनली किंग बन गया 1804 में। यहां तक की बात समझ में आ गई सभी को? 1804 में नेपोलियन जो कि डायरेक्टरी था, फिर वो फाइनली किंग बना 1804 है ना, ठीक है, ओके। तो फिर क्या कह रहा था मैं? हाँ, इटली को था ना, ये बता रहा हूं मैं आपको। 1797 में नेपोलियन ने सिर्फ 4000 सैनिकों के साथ में इटली पे अटैक कर दिया, ठीक है, और एल्प्स को पार किया। आपको पता होगा इटली में एक माउंटेन है एल्प्स, उसको पार किया गया है, और ये पार करके फिर पहुंच गए इटली, और इटली पे अटैक कर दिया। और इटली पे सरप्राइज अटैक हुआ तो वहां के लोग संभल नहीं पाए, और आखिरी में नेपोलियन जीत गया। उसके बाद ये पावरफुल होता चला गया था। उसके बाद तो ये बहुत ही पावरफुल रहा, और पूरे फ्रांस के अंदर इसकी जय जयकार होने लगी, और फिर ये फ्रांस का जो है किंग बन गया, बाद में धीरे धीरे किंग बन गया, ठीक है। तो ये इस तरह से किंग बना नेपोलियन बोनापार्ट। कहते हैं कि इसकी डायरेक्टरी, इसकी जो डिक्शनरी थी उसमें इसी इम्पॉसिबल वर्ड होता ही नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा अपने सैनिकों को सिखाता था कि इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज नहीं है, और सच में उन्होंने, हाँ ठीक है हितेश, ओके ओके ठीक है, ओके। तो इम्पॉसिबल वर्ड कुछ नहीं है ऐसा उन्होंने कह दिया था, ओके। अब देखो भाई आगे, अब देखिए आगे क्या हुआ। उसके बाद नेपोलियन के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे ही फ्रांस का खत्म होगा ये रेवोल्यूशन, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत इजी लगेगा, समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से जल्दी से समझ आ जाएगा, ओके। तो देखिए, अब देखिए आगे, अब बात आती है कि भाई क्या हुआ 1797 की इटली वॉर, ठीक है, इटली वॉर जीती गई, इटली वॉर, ठीक है, इटली वॉर नेपोलियन ने, ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने उसको जीत लिया, नेपोलियन की विक्ट्री हुई, ओके, नेपोलियन की विक्ट्री हुई। और फाइनली वो 1804 में, ठीक है, 1804 में वो क्या बना, ठीक है,
1804 में नेपोलियन किंग बन गया, नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन क्या बना, किंग बना, ओके ओके, बिकेम किंग ऑफ फ्रांस, किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस का वो किंग बन गया। नेपोलियन बोनापार्ट फाइनली फिर अपनी पावर दिखाता है और एक डायरेक्टरी के रूप में वो किंग बन जाता है, ठीक है, एक डायरेक्टरी के रूप में वो किंग, डायरेक्टरी था फिर किंग बन गया, वो इतना प्रभाव बना उसका, इतना प्रभाव बना कि वो किंग बन गया, ओके। और फिर धीरे धीरे पूरे फ्रांस पे अपना कंट्रोल कर लिया और उसने 1804 में नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाए। आपको याद होगा 1804 में नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट, नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट, नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट ये उसने बनाए, नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें उसने, आपको याद होगा नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट में फ्यूडल सिस्टम को एंड किया गया, फ्यूडल सिस्टम को उसने एंड किया, ओके, और बैंक नेशनलाइज किए गए, बैंक नेशनलाइज किए गए और ठीक है, हाँ ठीक है, बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया, ओके। थर्ड नंबर पे उसने और भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट की, जैसे नेपोलियन के कोड में आता है कि उसने बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर दिखाई, जैसे कि उसने एक फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया और जो मोनारियल ड्रू है, ठीक है, मोनारियल मतलब कि जो किंग को देने पड़ते थे, किंग को जो देने पड़ते थे उसको सब खत्म कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, हाँ बिल्कुल, ठीक है, उसने जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस होती थी, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी वो रिमूव की, रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, मतलब जो व्यापारियों में जो ट्रेडर ग्रुप होते थे ना, ट्रेडर ग्रुप होते थे, ये ट्रेडर ग्रुप्स जो थे ना उनके बीच में जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन होती थी, मतलब कि आपस में ग्रुपिंग कर लेते थे, किसी और को आने नहीं देते थे, वो भी इसने क्या किया, रिमूव किया, उस चीज को भी इसने ठीक किया। इस तरह से बहुत सारे इसने कोड ऑफ कंडक्ट में लगाए। स्लेवरी सिस्टम फिर शुरू किया था, हाँ बिल्कुल। एक चीज और बताऊं मैं, स्लेवरी सिस्टम को इसने दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर दिया था। वैसे स्लेवरी 1794 में एंड हो गई थी वहां फ्रांस में, वो न्यू कन्वेक्शन सिस्टम के टाइम पे, मैंने बताया था ना 1794 में रोबेस्पियर की डेथ के बाद में न्यू कन्वेक्शन सिस्टम आया था, तो उस टाइम में, ठीक है, उस टाइम में न्यू कन्वेक्शन सिस्टम आने की वजह से क्या हुआ कि स्लेवरी को एंड कर दिया गया, स्लेवरी सिस्टम को एंड। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, मैं अपने उस पॉइंट पे था जो कि 1794 में डिसेबल हुआ था और इस बार इनेबल हो गया, यानी कि नंबर 4 स्लेवरी सिस्टम। ये स्लेवरी सिस्टम क्या होता था, फ्रांस में सर्फडम कहलाता था, सर्फडम, ये ध्यान रखना, उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये सर्फडम कहलाता था, ठीक है, सर्फडम कहलाता था, ठीक है। तो सर्फडम जो उस समय जो 1794 में एंड हुआ था, पहले 1794 में ये एंड हुआ था, किसके टाइम में एंड हुआ था, न्यू कन्वेक्शन के टाइम में। किसके टाइम में एंड हुआ था, न्यू कन्वेक्शन के टाइम में एंड हुआ था, लेकिन अब यहां पर वो दोबारा शुरू हुआ, ठीक है, यहां पर फिर दोबारा से रीइंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, स्लेवरी को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया, ओके, मतलब कि नेपोलियन ने इसको दोबारा शुरू किया, ठीक है, उसने उसको दोबारा शुरू किया। ओके, तो ये नेपोलियन की चेंज थे। उसके बाद में उसने जैकोबिन क्लब की मदद से हर जगह पर सिस्टम जमाए। अब थोड़ा सा मैं आपको जैकोबिन क्लब के बारे में बता देता हूं। जैकोबिन क्लब फ्रांस में बने थे, ये 1789 के रेवोल्यूशन के टाइम में बन गए थे। आपको ध्यान होगा फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के टाइम में सेंट जेकब के नाम पर, याद है आपको, सेंट जेकब के नाम पे जैकोबिन क्लब बनाए गए थे। और उस समय जैकोबिन क्लब जगह जगह पर लिबर्टी, इक्वालिटी की बात करते थे। ओके, हमारे इंडिया में टीपू सुल्तान भी जैकोबिन क्लब का मेंबर था। मतलब आपको बता दूं मैं एक नॉलेज के लिए कि टीपू सुल्तान भी हमारे इंडिया का, जो हैदर अली का बेटा था, वो जैकोबिन क्लब का मेंबर था। तो ये जैकोबिन क्लब बने थे। ओके, और इसने नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है,
इसने नेपोलियन बोनापार्ट ने जैकोबिन क्लब की मदद से, जैकोबिन, ठीक है, जैकोबिन, जैकोबिन क्लब की मदद से पूरे यूरोप में अपना शासन फैलाने की कोशिश की है, मतलब अपना रूल फैलाने की कोशिश की। जैकोबिन क्लब है, नेपोलियन बोनापार्ट जैकोबिन क्लब का मेंबर था और उसने इसको चारों तरफ फैलाया, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, इधर उधर सब जगह पर फैलाया और पूरे यूरोप को कंट्रोल करने की कोशिश की है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये पूरे यूरोप की विक्ट्री के लिए तैयार था। ये लोग क्या करते, पहले जैकोबिन क्लब के मेंबर इधर उधर भेज देते, स्विट्जरलैंड में भेज दिया, और जैसे मान लीजिए भाई इधर इटली में भेज दिया, उधर जर्मनी में भेज दिया, इधर जो है ऑस्ट्रिया की तरफ भेज दिया, इधर उधर जैकोबिन क्लब के मेंबर भेज देते थे। और फिर उनको फ्रीडम के लिए, भाई फ्रीडम आपको दिलाएंगे, राजा को हटा देंगे, ऐसे प्रूशियन किंग, ऑस्ट्रियन किंग उस समय हुआ करते थे, रशियन किंग उस समय हुआ करते थे, और एक इंग्लैंड, ये किंगशिप हुआ करती थी, वो किंगशिप के खिलाफ थे। आई रिपीट माई पॉइंट कि जैकोबिन क्लब किंगशिप के खिलाफ है, ठीक है, तो वो उनको हटाने की कोशिश करेगा। तो ये जैकोबिन क्लब पहले फैला दिए जाते थे, फिर जब उनको मदद की जरूरत होती तो नेपोलियन उसको आर्मी, मिलिट्री वगैरह की हेल्प करके उनको मदद कर देता, और आखिरी में फिर क्या होता, उनको फ्रीडम दिला दी जाती। मतलब कि फ्रीडम के नाम पे वो नेपोलियन के हिस्से बन जाते, फ्रीडम के नाम पर वो एरिया फ्रांस में जोड़ दिया जाता। आप समझ रहे हो, ऐसा चल रहा था, काफी टाइम से चल रहा था। हाँ, वो खुद भी, मतलब कि वो उसका जो सिस्टम था, आप समझे नहीं अभी, वो एक, ये कहे कि वे मॉडर्न किंग की बात कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को मानेगा, जो लेजिस्लेचर को मानेगा और कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को मानेगा, नेशनल असेंबली, और वो जो कौन सा कन्वेक्शन सिस्टम, डायरेक्टरी रूलर्स के रूप में, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, हाँ, उस सिस्टम को मानेगा वो। और बाकी जो दूसरे थे वो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को मानते नहीं थे, सीधी सी बात है। तो जैसे कौन कौन नहीं मानते थे, जैसे प्रूशियन किंग, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, नेपोलियन ने 1804 से लेकर 1815 तक, जब तक कि वाटरलू वार नहीं हुई, ये बात वाटरलू वार की है, वाटरलू वॉर, ठीक है, ये वाटरलू वार जो 1815 में हुई, उस टाइम तक उसने बहुत सारे एरिया, 1804 से लेकर और 1815 तक उसने बहुत सारे एरिया कैप्चर कर लिए थे। और इस नेपोलियन की वजह से यूरोप को कैप्चर कर रहा था, यूरोप को टारगेट पे था, यूरोप के बहुत सारे कंट्री उसके टारगेट पे थे, नेपोलियन बोनापार्ट के टारगेट पे थे। ओके, तो इस तरह से नेपोलियन के टारगेट पे था और उसने पूरे एरिया लगभग जीत लिए थे। फिर उसको हराने में जिन्होंने मदद की, हाँ, उसे हराने के लिए जिन्होंने तैयारी की, वो प्रूशियन किंग, जिन्होंने मिलके हराया, नेपोलियन को हराया, नेपोलियन बोनापार्ट को हराते हैं चार किंग, चार टाइप के किंग। एक तो ऑस्ट्रियन किंग, एक तो ऑस्ट्रियन किंग इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है, ओके। दूसरा प्रूशियन किंग, प्रूशियन किंग इनके ऊपर अटैक करते हैं। और एक इंग्लैंड के थे, एक कहां के थे, इंग्लैंड के, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। और एक रशिया, एक कहां के थे, रशियन किंग, इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। आप समझ रहे हो, नेपोलियन को हराने में, उसको हराने में प्रूशियन, इस तरह से उसको फाइनली चारों ने मिलकर, प्रूशियन, ऑस्ट्रियन, रशियन और इंग्लैंड के लोगों ने उसे मिलकर हराया। और फिर वाटरलू वार में नेपोलियन हार जाता है और उसे पकड़कर इंग्लैंड के एक आइलैंड सेंट हेलेना पर भेज दिया जाता है। कब, 1815 के बाद, ठीक है। किसको हरा दिया, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट जो है, बोनापार्ट हार जाता है, ठीक है। और डिफीटेड मतलब हार जाता है, और उसे 1821 तक, ठीक है, उसे इंग्लैंड के एक आइलैंड, इंग्लैंड का एक आइलैंड सेंट हेलेना पर उसको बंद कर दिया जाता है। और 1921 में उसकी डेथ हुई, फाइनली उसकी 1921 में डेथ हुई, ठीक है भाई, समझ आ गया। नेपोलियन का क्या हुआ, वाटरलू वार में वो हार गया, ओके। और नेपोलियन वाटरलू वार में हार गया और उसे हराने में प्रूशियन, ऑस्ट्रियन, इंग्लैंड और रशिया की किंग ने मदद की, ठीक है। और फिर उसे नेपोलियन को हरा दिया गया, ठीक है बेटा, एक मिनट अभिषेक, ओके। और नेपोलियन बोनापार्ट फाइनली डेथ हो जाती है उसकी 1921 में, ठीक है। इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट का एंड हो जाता है, ठीक है, ओके। अब
आज ये फ्रांस की हिस्ट्री यहाँ पर जो है एक तरह से एंड हो जाती है। और अब उसके बाद क्या फ्रांस का हुआ, उसके ऊपर कौन सा समझौता लगाया गया, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि भाई कैसे क्या एग्रीमेंट इनके ऊपर लगा है, कौन सा एग्रीमेंट इनके ऊपर लगा। जैसे कि प्रूशियन किंग ने, ऑस्ट्रियन किंग ने, इन सब ने मिलकर हराया, तो ऑस्ट्रिया के अंदर ही ट्रीटी ऑफ वियना होगी। ऑस्ट्रिया के अंदर ही जो उसकी कैपिटल है वियना, उसमें उसकी एग्रीमेंट होगा और उसको हराया जाएगा। उसको वहां पर जो है ऑस्ट्रिया के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट पे एग्रीमेंट लगेगा, ठीक है। या नेपोलियन बोनापार्ट को तो बंद कर दिया गया, लेकिन फ्रांस के अंदर दोबारा से वही चीजें कर ली जाएंगी, ठीक है। ओके, तो ये चीजें अब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो प्यारे बच्चों आगे अब हम डिस्कशन करेंगे कैसे नेपोलियन का एंड हो गया, मतलब कि 1815 में वाटरलू वार के साथ एंड हुआ, ठीक है। आपको याद होगा वाटरलू वार के टाइम में इन्होंने नेपोलियन को हराया था, ठीक है। 1815 की वाटरलू वॉर, ठीक है, इसमें हराया गया, नेपोलियन को नेपोलियन डिफीट हो गया, ठीक है। नेपोलियन डिफीटेड, नेपोलियन बोनापार्ट जो है डिफीट हो गया। ये मैंने आपको बताया था कि ये कैसे डिफीट हो गया था, ओके। ये डिफीटेड हुआ था और नेपोलियन को हराने वाले 4 पावर थी, एक ऑस्ट्रियन, प्रूशियन, ये सब थे, ठीक है। आपको याद होगा कि नेपोलियन को 4 पावर्स ने मिलकर हराया, 4 पावर्स ने मिलकर इसको हराया। और वो 4 पावर में जैसे कि इंग्लैंड एक था, इंग्लैंड, उसके बाद में इंग्लैंड के अलावा कौन थे, रशियन किंग थे। इंग्लैंड के अलावा रशियन किंग थे, इंग्लैंड की किंग, रशियन किंग, उसके अलावा प्रूशियन किंग थे, ठीक है। और एक और था सबसे पावरफुल इसमें, ठीक है, एक और सबसे पावरफुल था जिसने इसको हराया, वो था ऑस्ट्रियन किंग ने इसको मिलके हराया, ओके। जब ऑस्ट्रियन किंग ने 4 पावर्स ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू वार में हराया, तब इंग्लैंड ने उसे पकड़ लिया और इंग्लैंड ने पकड़कर उसे सेंट हेलेना पर भेज दिया। उसे नेपोलियन को सेंट हेलेना आइलैंड पर भेज दिया गया, सेंट हेलेना पर उसे बंद कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है, अरेस्टेड, उसे बंद कर दिया गया, जेल में डाला गया। और फाइनली उसकी 1821 में उसकी डेथ हुई, 1821 में उसकी डेथ हुई। ये तो नेपोलियन का हुआ। अब फ्रांस का क्या होगा? अब फ्रांस के अंदर जो नेपोलियन रूल करता था उसका क्या होगा? फ्रांस के अंदर क्या होने वाला है? इसका तो ये हुआ कि नेपोलियन को तो ये बंद कर दिया गया, ओके। उसके बाद उसकी डेथ हो गई, इसकी तो कहानी यहाँ खत्म हो गई, ओके। यस बेटा जतिन, ओके भाई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद देखिए ऑस्ट्रियन किंग ने फिर फ्रांस के बारे में क्या सोचा, ठीक है। एग्रीमेंट फॉर फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के लिए एग्रीमेंट करना शुरू किया, क्योंकि नेपोलियन जिस कंट्री का रहने वाला था वो फ्रांस ही था। और वो एग्रीमेंट क्या कहलाया? वो एग्रीमेंट जिसका नाम हम देंगे वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल में, ऑस्ट्रिया की कैपिटल, इसकी कैपिटल का नाम था जहां ये एग्रीमेंट हो रहा था, वियना। कौन सी कैपिटल थी? वियना कैपिटल में ये एग्रीमेंट हो रहा था। इसलिए इस एग्रीमेंट का नाम, क्योंकि फ्रांस के अंदर अब नेपोलियन नहीं है, उसको पकड़ लिया गया, तो फ्रांस का क्या होगा, फ्रांस के बारे में क्या फ्यूचर होगा, इस तरह की प्लानिंग करने के लिए वियना एग्रीमेंट हुआ। वियना जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, उसमें एग्रीमेंट हुआ, इसलिए इसको वियना ट्रीटी भी कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? वियना, इसलिए इसको वियना ट्रीटी भी कहेंगे, यानी कि वियना समझौता, ठीक है, वियना ट्रीटी भी इसको कहेंगे। और ये वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है, ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ओके। फिर यहाँ का जो हेड था उस समय, ठीक है, हेड, इस ट्रीटी का जो हेड, इस एग्रीमेंट का हेड जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, चांसलर, ठीक है, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का वो चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसका नाम क्या था? ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम, हाँ, फ्रांस को कैप्चर नहीं किया, बल्कि फ्रांस के अंदर उन्होंने
दोबारा से, हाँ रिपीट कर रहा हूं बेटा, ओके ठीक है, दोबारा से उसने क्या किया, फ्रांस के अंदर जो है, जो चांसलर जो जैसे इसकी बात करेंगे भाई, फ्रांस के अंदर सॉरी ऑस्ट्रिया के अंदर जो ट्रीटी हो रही थी, एग्रीमेंट हो रही थी फ्रांस के ऊपर, उसको कैप्चर नहीं किया गया, बल्कि उसको बुरबोन डायनेस्टी के किंग के हवाले कर दिया गया। बुरबोन वहां पर एक पपेट रूलर के रूप में रहेंगे, क्योंकि फ्रांस में पहले भी बुरबोन थे, आपको याद होगा लुई 15 और लुई 16 बुरबोन रूलर ही रहे थे। कैप्चर करने की बजाय वहां पर बुरबोन डायनेस्टी दोबारा लगा दी गई, ठीक है। मतलब कि ऑस्ट्रिया के वियना ट्रीटी में चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया ने ये डिसाइड किया कि फ्रांस के अंदर दोबारा से एग्रीमेंट लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, दोबारा से बुरबोन डायनेस्टी लगा दी जाए, हाँ ठीक है ओके। नेम, किंग के नेम आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंग्लैंड और इन सब के किंग के नेम याद नहीं करने, बस कंट्री याद रखिए कि इन सब ने मिलकर उसको हराया था। नेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनटीएससी में इस तरह के नाम नहीं आते, एनटीएससी में किंग के नाम नहीं पूछते कि वहां का कौन था, ये सब नहीं आते उसमें, ठीक है। बस ये पता लगना चाहिए कि किन किन लोगों ने उसको मिलके हराया। अब जो ये एग्रीमेंट हो रहा था, जिस चांसलर की लीडरशिप में हो रहा था, उसका नाम मैं आपको बता रहा हूं। जिस चांसलर की लीडरशिप में हो रहा था वो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, उसका नाम था ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक उसका नाम था। तो ड्यूक मेटरनिक ने ये एग्रीमेंट करवाया था, ड्यूक मेटरनिक ने, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने ये एग्रीमेंट कराया। और नेपोलियन के जितने भी चेंज हुए थे, नेपोलियन की वजह से जो भी यहाँ पर टेरिटरीज कैप्चर की गई थी वो दोबारा रिस्टोर कर दी गई, वो दोबारा से उन कंट्रीज को वापस दे दी गई जिनके पहले वो होती थी। और नेपोलियन की वजह से वो सब कुछ डिसमिस हुआ है, वो सारी चीजें दोबारा से ठीक की गई है। जैसे मान लीजिए नेपोलियन ने जो भी यहाँ पर जैकोबिन क्लब के थ्रू जो जो एरिया कैप्चर किए थे वो दोबारा से किया गया। और फ्रांस के अंदर क्या कर दिया गया, फ्रांस के अंदर रिस्टोर की गई, रिस्टोर बुरबोन, ठीक है, बुरबोन डायनेस्टी दोबारा लगा दी गई, बुरबोन डायनेस्टी दोबारा यहां पर लगा दी गई। वियना ट्रीटी में बहुत सारे एग्रीमेंट इस तरह के फ्रांस के ऊपर किए गए थे, जिसको वियना एग्रीमेंट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। वियना एग्रीमेंट बहुत अलग था और जो कि बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर किया गया था, वियना एग्रीमेंट, ओके। तो इस तरह से ये सब कुछ हो गया, ठीक है ओके। और वियना एग्रीमेंट के बाद में फ्रांस की हालात बिल्कुल अलग तरीके से हो गई थी, ठीक है ओके। और जो है बहुत सारी चीजें चेंज कर दी गई, बहुत सारी चीजें चेंज कर दी गई वियना ट्रीटी के दौरान, ठीक है ओके। बहुत सारी चीजें चेंज हुई, बुरबोन डायनेस्टी को चेंज कर दिया गया, अलग बहुत सारी चीजें हुई, नेपोलियन के जितने भी चेंज थे वो अनडू कर दिए गए, नेपोलियन चेंजेस को अनडू कर दिया गया। इस एग्रीमेंट के थ्रू नेपोलियन के चेंजेस, ठीक है, चेंजेस जो भी हुए थे वो अनडू कर दिए गए, मतलब कि जो उसने सिस्टम किया था यहाँ पर उसको दोबारा से रिमूव कर दिया गया। ये वियना ट्रीटी के अंदर हम बता सकते हैं कि भी क्या क्या हुआ था। एक नई बाउंड्री बना दी गई, ठीक है, फ्रांस के ऊपर बेल्जियम को सेट कर दिया गया, फ्रांस के ऊपर नया एक कंट्री बेल्जियम बना दिया गया ताकि ये लोग आगे ना बढ़ पाए और अपनी टेरिटरीज का दोबारा आगे एक्सपेंशन ना कर पाए, ठीक है। और बहुत सारे एरिया जैसे जो है सार्डिनिया का एरिया है, हाँ ठीक है, और पिंडमोंट का एरिया है, ये सब चीजें धीरे धीरे जो है अलग अलग एरिया में डिसकंटिन्यू कर दी गई, ठीक है, अलग अलग एरिया में कर दिया गया इसको, ठीक है ओके। तो ये चीजें हुई हैं बार बार यहाँ पर, ठीक है ओके। ये देखिए उसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि ये नेपोलियन हुआ और इस टाइम में जो ड्यूक मेटरनिक था, ड्यूक मेटरनिक ने बहुत सारे आर्गुमेंट किए थे फ्रांस के बारे में। आपको याद होगा, आपके लेसन में आपने अगर देखा हो तो ध्यान से आपने देखा होगा, इसमें ड्यूक मेटरनिक ने क्या किया था, ड्यूक मेटरनिक ने जो ये कहा था ड्यूक मेटरनिक ने कि भाई जब फ्रांस स्नीज करता है, व्हेन फ्रांस स्नीज ऑल यूरोप गट कोल्ड, कि भाई पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, ठीक है, पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है जब यूरोप में फ्रांस के अंदर जो है छींकता है, तो ठीक है, मतलब कि इसने ड्यूक मेटरनिक ने वो वर्ड कहा था। ड्यूक मेटरनिक के आइडियाज थे, ड्यूक मेटरनिक, ठीक है, ड्यूक मेटरनिक जो था, ठीक है, उसके आइडिया ये थे, ठीक है, उसके आइडिया ये थे कि ड्यूक मेटरनिक ये कहता था व्हेन फ्रांस स्नीज, ठीक है, फ्रांस
स्नीज, जब फ्रांस चीखता है ऑल यूरोप, इसकी आइडिया थे ऑल यूरोप, ठीक है, ऑल यूरोप गेट कोल्ड, ठीक, गुड कोल्ड, कि पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, इसलिए इसको कंट्रोल करो, इसलिए इसको कंट्रोल किया जाए किसी तरह से। ड्यूक मेटरनिक के आइडियाज थे ये, ओके, इस तरह से चीजें हो गई और फ्रांस की डेस्टिनी तय हो गई। ये बात सही है कि उसके बाद में फ्रांस में जो नया बुरबोन रूलर लगाया गया था, लुई फिलिप, जो कि एक पपेट रूलर था। न्यू बुरबोन रूलर कौन था? न्यू बुरबोन, ठीक है, न्यू बुरबोन रूलर, ठीक है, जो नया बुरबोन रूलर बना वो कौन था? जिसका नाम न्यू बुरबोन रूलर लुईस फिलिप, ठीक है, लुई फिलिप को अब नया डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है, इसको नया एक पपेट रूलर के रूप में तैयार कर दिया गया था, ओके। और अब ये रूल करता है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। मैं आपको बताऊं बच्चों, आवाज आ रही होगी आप लोगों तक क्लियर? अगर आ रही है तो आप अनम्यूटेड प्लीज मुझे बताइएगा। हाँ, ओके, ठीक है बेटा। तो अब नया रूलर, क्योंकि पपेट रूलर का मतलब होता है जो कि कठपुतली सरकार हो, जिसकी मतलब जिसको जैसे मोड़े वैसे ही बन जाए वो, जैसे पपेट नहीं होती, वो कठपुतलियां पहले नचाते थे, तो ये पपेट रूलर के रूप में रहा, जो कि इनका कहना मानेगा। किसका कहना मानेगा? ऑस्ट्रिया वालों का, इंग्लैंड वालों का, रशिया वालों का, इनका कहना मानेगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट किया है, तो वो पपेट रूलर के रूप में रहा, ओके। लेकिन अब लोग जो है खुश नहीं है बुरबोन से, बुरबोन डायनेस्टी से तो पहले ही वो हेट करते थे। 15 ईयर तक तो वो प्रेशर में रहे लोग, फ्रांस के लोग 15 साल तक तो प्रेशर झेलते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे दोबारा रेवोल्यूशन करने लगे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन पहले भी हुआ था, 1789 के टाइम में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वहीं शुरुआत उन्होंने फिर की। कब की? 1830 में शुरुआत कर दी। यानी कि ये रूलर कब से कब के बीच में रहा? 1815 से लेकर और 1830 तक ये रियल में रूल करता रहा, लेकिन प्रॉब्लम फिर बढ़ने लगी। ऐसा नहीं कि इसका रूल यहाँ खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ, लेकिन प्रॉब्लम इसके 1830 के बाद बढ़नी शुरू हो गई और 1848 तक रही, ठीक है, 1848 तक लगातार रही प्रॉब्लम और फाइनली 1848 में उन्होंने अपने आप को फ्री कराया। यानी कि लुई फिलिप के अगेंस्ट, लुई फिलिप को हटाने के लिए, बुरबोन डायनेस्टी को हटाने के लिए फिर दोबारा से रेवोल्यूशन शुरू हो गया और 1848 में वो लोग रिपब्लिक बन जाते हैं, फ्रांस रिपब्लिक हो गया। ट्रीटी ऑफ वियना भी जो लगाई गई, उसके बाद में बुरबोन फिर लगाए गए, लोगों ने फिर रेवोल्यूशन किया और रेवोल्यूशन करके फाइनली वो 1848 में फ्रांस बिकम रिपब्लिक। ये ध्यान रखना, ठीक है, 1848 में वो फ्रांस क्या हो गया? फ्रांस क्या बन गया? रिपब्लिक। और अब वो वोट डालकर रिपब्लिक, ठीक है, अब वो वोट डालकर अपनी गवर्नमेंट चुन सकते थे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है भाई? वोट डाले और अपनी गवर्नमेंट बनाए, लेकिन वुमेन्स को वोटिंग राइट यहां भी नहीं मिले। फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के टाइम में भी वुमेन्स को कभी जैकोबिन क्लब में एंट्री नहीं करने दी गई थी, वुमेन पैसिव सिटीजन मानी जाती थी वहां पर। तो अब कमाल की बात है कि यहां पर भी वो इसको, फ्रांस के अंदर रिपब्लिक बन तो गया है, ठीक है, रिपब्लिक वो बन तो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी रिपब्लिक बनने के बाद भी वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिले। आगे जाकर 1946 में इनको वोटिंग राइट मिले। फ्रांस रिपब्लिक 1848 में ही हो गया था और उसके बाद में 1946 में हमारा इंडिया जब आजाद होने वाला था, तब उनको 1946 में वुमेन को वोटिंग के राइट मिले, वुमेन वोटिंग राइट, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बताऊं आपको, वुमेन को वोटिंग राइट ये लिख दिया मैंने। आपको मैं बताऊं, फ्रांस के अंदर एक्टिव और पैसिव सिटीजनशिप होती थी। आपको बताऊं मैं, एक्टिव सिटीजन वोट कर पाते थे, पैसिव सिटीजन वोट नहीं कर पाते थे। पैसिव में बच्चे हो गए, औरतें हो गई, पुअर क्लास हो गई। जो पुअर क्लास थी, जो टैक्स पे नहीं कर सकती थी, वो पैसिव सिटीजन माने जाते थे। और एक्टिव सिटीजन वो होते थे जो कि क्या कर सकते थे? टैक्स पे कर सकते थे, थोड़े रिच मैन होते थे, वो सब एक्टिव सिटीजन होते थे। जब रेवोल्यूशन हुआ, थोड़े सा बैक लेके जाता हूं आपको मैं, जब रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस का 1789 में, उस समय अप्रोक्सीमेट 4 मिलियन ही एक्टिव सिटीजन थे जिन्होंने वोट किया था नेशनल असेंबली के लिए। 50,000 मेंबर चुने गए थे और 50,000 मेंबर में से फिर 745 मेंबर जो जिसको कहेंगे काउंसिल मेंबर,
उसके नेशनल असेंबली के काउंसिल मेंबर 745 बने थे, नेशनल असेंबली जो 20 जून को मैंने बताई थी आपको, ये सब। तो इस तरह से फ्रांस ने सबसे पहले शुरुआत की। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी कि यूरोप में रेवोल्यूशन की शुरुआत सबसे पहले फ्रांस ने की। तो किसी बच्चे को अगर फ्रांस में कोई डाउट हो तो बताओ कि भाई फ्रांस समझ नहीं आया हमें, फ्रांस के लोगों ने कैसे नेशनलिज्म किया यूरोप में, और उसके पीछे पीछे सारे लोग। फ्रांस का रेवोल्यूशन किसी को समझ नहीं आया तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। बिल्कुल न्यूजीलैंड थी, हाँ। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में न्यूजीलैंड ने सबसे पहले वुमेन्स को वोटिंग राइट दिए थे। वैसे हमारे इंडिया में 1940, हाँ जी, वोटिंग, हाँ, हमारे इंडिया में 1947 से वोटिंग राइट मिल गए थे लोगों को, सभी को वोटिंग राइट मिल गए थे। ठीक है बेटा, ओके। अब फ्रांस के जैसे ही बहुत सारे कंट्री थे। ठीक है जतिन, हाँ बेटा बोलो, कोई डाउट है तो बोल दो, यस बोल दो, बीच में बोल दो, यस, हाँ जी, हाँ जी, बोल दीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई, ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्रांस का स्क्रीनशॉट लेना चाहें, कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से फ्रांस। और फ्रांस की वजह से, क्योंकि ड्यूक मेटरनिक खुद कहता था कि जब फ्रांस के अंदर लोगों को फ्रांस छीन, हाँ वो तो कर देंगे बेटा, वो हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं कर रहा हूं इसको बार बार। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़े, डन। ये लो, यस बेटा ले लीजिए, हाँ जी, ओके, ये लीजिए, ओके, ठीक है भाई, ओके बेटा, चलो आगे बढ़े। ओके बेटा, हाँ बोलते रहो बेटा, सुन रहा हूं मैं, बोलते रहो, सुन रहा हूं मैं, यस बोलते रहिए, हाँ जी। देखो ऐसा होता है बेटा, यूरोपियन यूनियन बनाने के पीछे क्या रीजन था? ये लोग ट्रेड फ्रीक्वेंसी चाहते थे, यूरोप के कंट्रीज आपस में ट्रेड फ्रीक्वेंसी चाहते थे, तभी उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बनाया है। ट्रेड मतलब टैक्स फ्री ट्रेड की बात वो कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जितना टैक्स फ्री ट्रेड करोगे उतने ज्यादा ट्रेड होगा, और वो एक लिमिटेड एरिया में पॉसिबल हो सकता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड को टैक्स फ्री ट्रेड की बात करें तो फिर ये बहुत एक क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। हाँ बेटा अभिषेक बोलो, अभिषेक बोलो बेटा, हाँ बोलो जतिन। नहीं, ये तो एक यूटोपियन विजन है जो कि फ्रेडरिक सारियो सोच रहा था ऐसे ही। हाँ अभिषेक बोलो बेटा, ऐसे तो फ्रेडरिक सारियो भी सोच रहा था स्टार्टिंग में पूरा विश्व एक हो जाए, यूटोपियन विजन कल्पना है ये कोरे संसार की, ऐसा पॉसिबल है नहीं, सबकी थिंकिंग अलग है, सबके रिलीजन अलग है, नॉट पॉसिबल। हाँ यस बेटा बोलिए। ब्रुसेल्स, हाँ बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। बेल्जियम आपने पावर शेयरिंग में पढ़ाएंगे उसको, आपने पढ़ भी लिया हो तो अलग, बहुत अच्छी बात है। पावर शेयरिंग में बेल्जियम के बारे में बात करेंगे। हाँ पावर शेयरिंग में बेल्जियम, हाँ बिल्कुल बेल्जियम के बारे में, श्रीलंका के बारे में, इंडिया के बारे में पावर शेयरिंग। ठीक है ओके, तो देखिए ये बात हो गई कि राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ यूरोप में हुआ, ये बात हमें समझ में आ गया, और फ्रांस के बारे में हमने कर लिया। अब यूरोप की बात कर रहे थे तो यूरोप में जो कंट्री उसने टारगेट पे रखे, एक तो फ्रांस के बारे में कहा था कि भाई इसकी नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसकी नॉलेज हो गई आप लोगों को, इसकी नॉलेज हो गई है कि इसमें क्या हुआ है, कैसे इन्होंने नेशनलिज्म किया, इसकी तो हो गई हमें। फिर उसने हमें टारगेट दिया कि इटली की नॉलेज होनी चाहिए, इटली की नॉलेज होनी चाहिए। फिर हमें टारगेट दिया कि जर्मनी की नॉलेज होनी चाहिए, उसने ये कहा कि जर्मनी की नॉलेज भी बच्चों को होनी चाहिए। बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, बुक जो टारगेट कर रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं। बुक टारगेट करती है कि बच्चों को इंग्लैंड के बारे में भी पता होना चाहिए, इंग्लैंड के बारे में भी पता होना चाहिए। ये देखो इस तरह की बातें वो कर रहा है। फिर छोटे छोटे कुछ आइलैंड्स के बारे में बात कर रहा है, सिलेसिया के वर्कर्स की बात करेगा, सिलेसिया वर्कर्स, ठीक है, ये सिलेसिया वर्कर्स की बात करेगा जो कि छोटा सा आइलैंड है,
एक छोटा सा आइलैंड टाइप में एरिया है, उसकी सिलेशिया वर्कर्स की बात करेगा वो। ओके, इसके अलावा एक चीज और बताएगा आपसे वो, जो इधर जो क्या बोलते हैं ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो ग्रीक वार की भी बात करेगा। ग्रीक कंट्री के अंदर वार हुई इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब कि वहां वो उन लोगों से आजाद होना चाहते हैं, इसके बारे में भी वो बात करेगा। बहुत सारे टॉपिक है उसके पास में, ठीक है। और एक, हाँ बेटा बोलिए, कोई डाउट है किसी का? बीच में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोम, रोम कैपिटल इटली की, रोम, हाँ जी। और कौन सा? इंग्लैंड। ओके, देखो वहां पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है, ये आपको पता होना चाहिए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली वहां ऑलरेडी एग्जिस्ट है इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। लेकिन वहां किंग को एज ए हेड माना जाता है, मतलब कि स्टेट हेड। हमारे यहाँ पर स्टेट हेड कौन है? प्रेसिडेंट। आपको पता होगा ना, हमारे यहाँ पर स्टेट हेड प्रेसिडेंट है, तो उनके यहाँ पर प्रेसिडेंट की बजाय स्टेट हेड किसको माना जाता है? किंग या क्वीन को माना जाता है। वो रेस्पेक्ट के लिए है, ताकि इंग्लैंड रॉयल बना रहे, रॉयलिटी के लिए है। वो इस चीज को खत्म नहीं करना चाहते। पूरे वर्ल्ड में इसी तरह से तो बिल्कुल उसमें कोई रोल नहीं है, वहां के प्रधानमंत्री का रोल है उसमें। तो जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता, इधर इसमें लोकसभा में कोई रोल नहीं होता। क्या प्रेसिडेंट का कोई रोल होता है? नहीं होता। लेकिन स्पेशल असेंबली के दौरान रोल करते हैं वो। जॉइंट असेंबली जब होती है तब वो रोल प्ले करते हैं। प्रेसिडेंट जॉइंट असेंबली में तो रोल प्ले करता है, हाँ, ठीक है ना। इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, साथ में मोनार्च को भी रखा जाता है, मतलब कि मोनार्ची को पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये कह सकते हो, समझ रहे हो आप? मोनार्ची पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्वीन एलिज क्योंकि जहां जहां अगर स्टेट हेड क्वीन, किंग या क्वीन होंगे तो मोनार्ची सिस्टम तो रहेगा बेटा। जहां पर हेड मतलब हेड पोस्ट पे, हाँ, वो मोनार्ची सिस्टम ही रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़े। यस बेटा, दोबारा पूछो बेटा, क्या था? भाई इसका डाउट मैं आपको थोड़ा देख के बताऊंगा, एकदम से अभी नहीं बता सकता मैं, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा इस बारे में, ठीक है। ब्रिक्सिट का समूह था ये, ठीक है, हाँ, उसको देख के बताऊंगा। ओके, चलो अब बात करते हैं हम कि भाई हमारे पास ये टारगेट दिए गए, जिसमें एक टारगेट हमने अचीव किया। थोड़ा टाइम हमें लग गया, लगभग 1 घंटा में लग गया फ्रांस को समझने में। तो जितना भी समझा हमने बहुत अच्छे से समझा, उसकी मेन डेट्स एंड डाटा हमने कवर किए, कैसे वियना ट्रीटी हुई वो हमने कवर कर लिया। तो फ्रांस में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम टारगेट करते हैं किसी और कंट्री को, ठीक है। सबसे पहले इंग्लैंड की बात ही ले लेते हैं, इंग्लैंड की बात ले लेते हैं, फिर ये सिलेसिया वाला ले लेते हैं, ग्रीक वार ले लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हैं ये, इनका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन में, इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन बहुत टाइम ले जाएगा, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि पहले ही छोटे छोटे कंट्री आपको मैं करवा देता हूँ। ओके, पहले इंग्लैंड को टारगेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ओके ओके, इंग्लैंड को, यस, आपके लेसन में इंग्लैंड को टारगेट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इंग्लैंड में जो है 4 टाइप की कम्युनिटी वहां हमेशा से रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आयरिश पीपल हैं, आयरिश मतलब आयरलैंड के रहने वाले लोग, ठीक है। यहाँ पर आयरिश के अलावा कुछ स्कॉटिश पीपल है, स्कॉटिश, ठीक है, स्कॉटिश पीपल है। कुछ यहाँ पर इंग्लिशमैन है, इंग्लिशमैन, ठीक है, इंग्लिशमैन यहाँ पर रहते हैं। इंग्लिशमैन मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले। और कुछ यहाँ पर वेल्स हैं, वेल्स पीपल, इस तरह की 4 कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अब ये सिस्टम इंग्लैंड में कब चेंज हुआ? एक ब्लड लेस रेवोल्यूशन, इसको हम ब्लड लेस रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड को यूनिफिकेशन करने में या पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करने में कोई खून नहीं बहा,
वहां पर किंग्स वगैरह भी थे पहले, उन्होंने भी इस बारे में ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया, नॉर्मल पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, आयरलैंड ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसको भी शांतिपूर्वक, अब ये फौज का प्रेशर मान लीजिए कि वहां पर मर्डर नहीं हुए, बहुत ज्यादा मर्डर नहीं हुए, प्रेशर तो रहा, मिलिट्री की डिक्टेटरशिप भी रही वहां पे, ऐसा नहीं कि भाई जो इंग्लैंड की आर्मी ने उनको प्रेशराइज नहीं किया प्रेशराइज, लेकिन मर्डर नहीं हुए बहुत बड़े पैमाने पर, जो कि जर्मनी या फ्रांस के अंदर हुआ है। अरे फ्रांस का तो आपको याद होगा, द राइम ऑफ टेरर, 2 साल कितने भयंकर मर्डर हुए थे, वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने सबको धार पे धर दिया, उसने सबको ग्लोटिन पे डाल डाल के मारा उसने, है ना। तो फ्रांस का रेवोल्यूशन तो आसान नहीं था, रीजन ऑफ टेरर मतलब कि पूरा आतंक राज मचा दिया उसने, डिक्टेटरशिप की भयंकर लेवल पे, तो ये चीजें थोड़ी अलग थी। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं हुआ, ब्लड लेस रेवोल्यूशन, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, ब्लड लेस रेवोल्यूशन। ये देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं बिल्कुल, ब्लड लेस रेवोल्यूशन, ओके। अब ये हुआ क्या एक्चुअल में, यहाँ इंग्लिश में देखो, इंग्लैंड की जो शेप है वो कुछ ऐसी है, आप देखोगे इंग्लैंड की शेप कुछ ऐसी आपको नजर आएगी, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ स्कॉटिश है, ये स्कॉटलैंड है, ऊपर स्कॉटिश पीपल स्कॉटलैंड है, और यहाँ नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ इंग्लैंड का पार्ट बनता है, बीच के पार्ट से लेकर इंग्लैंड का पार्ट बनता है नीचे, ये इंग्लैंड है, ठीक है। और इधर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको आयरलैंड नजर आएगा, इधर ये आयरलैंड होगा, आयरलैंड ये वाला पार्ट आयरलैंड होगा, और जो वेल्स पीपल है वो ज्यादातर स्कॉटिश और इंग्लैंड के आसपास ही रहते हैं, तो वेल्स पीपल इनके बीच में ही रहते हैं, वेल्स, ठीक है, वेल्स पीपल, ठीक है, वेल्स पीपल, सॉरी वेल्स, ठीक है, ये वेल्स लिख लीजिएगा, वेल्स पीपल, ठीक है। तो ये इनकी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, स्कॉटिश लैंग्वेज, आयरिश लैंग्वेज, ठीक है, ये इनकी लैंग्वेज है। तो ये लोग इंग्लैंड में इस तरीके से रहते हैं, देखो ये ऐसा एक इंग्लैंड का पार्ट बनता है, इसको पूरे को हम यूनाइटेड किंगडम आप आजकल कह सकते हैं। आयरलैंड के अंदर थोड़ी कम्युनिटी गवर्नमेंट है, आयरलैंड थोड़ा सा अलग है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी हुई, लेकिन वो है यूनाइटेड का किंगडम का ही पार्ट है, ओके, उसको पूरे कॉन्टिनेंट को ही हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। अब क्या, हाँ नॉर्दर्न आइलैंड, हाँ नॉर्दर्न आइलैंड। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं, यहाँ का जो रिलीजन है वो, यहाँ जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग हैं ज्यादातर, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में दो तरीके के लोग होते हैं, यानी क्रिश्चियन 2 टाइप के, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट, हाँ ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट। ऑर्थोडॉक्स जो कि ओल्ड है, पुराने हैं, एंशियंट टाइम के हैं, पोप इनका हेड होता है, जो चर्च के जो हेड होते हैं ना, चर्च के जो हेड प्रीस्ट होते हैं उनको पोप कहते हैं। यूरोप में पोप बड़ा फेमस रहा है, मतलब कि अलग अलग एरिया में चर्च के हेड को पोप कहते हैं। देखो दोबारा बताता हूं कि क्रिश्चियनिटी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, मतलब जो क्रिश्चियनिटी है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होते हैं, ओके, और दूसरा वाला होता है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन होते हैं। ये 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो ऑर्थोडॉक्स हो गए, प्रोटेस्टेंट हो गए। अब क्या होता है कि ऑर्थोडॉक्स टाइप के जो लोग थे वो किंगशिप को फॉलो करते रहे हमेशा से वहां पे, जैसे एलिजाबेथ रही है, विक्टोरिया रही है, ऐसे बहुत सारे लोग वहां पर, या किंग जॉर्ज 5 रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइम में ये लोग रहे हैं, ठीक है। और जो प्रोटेस्टेंट है वो थोड़े से रिच क्वालिटी के मर्चेंट टाइप के लोग हैं, समझ रहे हो आप, रिच क्वालिटी के मर्चेंट ट्रेडर हैं, जो कि थोड़े से पढ़ लिख गए और वो ऑर्थोडॉक्स को नहीं मानते, वो चर्च की जो पोप है उसकी जो डोमिनेंस है उसको नहीं मानते वो लोग, आप समझ रहे हो, वो उनके डोमिनेंस को नहीं मानते, ठीक है। तो ये वो ऑर्थोडॉक्स थे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि वहां पर 1688 में 1688 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि भाई इंग्लैंड में अब रूल किंग नहीं बनाएंगे, मतलब पूरे एरिया में किंग रूल नहीं बनाएंगे बल्कि पार्लियामेंट रूल बनाएगी, ऐसा एक रेजोल्यूशन पास हुआ। क्या पास हुआ, रिजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है, रिजोल्यूशन पास हुआ कि इंग्लैंड में अब रूल किंग नहीं बनाएंगे। ये कब की बात है, 1688 की, पार्लियामेंट के थ्रू रूल बनेंगे, पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट इंग्लिश पार्लियामेंट होगी, ठीक है। क्या पास हुआ, इंग्लिश पार्लियामेंट होगी, वो इंग्लिश पार्लियामेंट के थ्रू रूल बनेंगे, ऐसा रेजोल्यूशन यहाँ पर पास किया गया। और ये रेजोल्यूशन पास करके
हर प्रकार की किंगशिप का एंड कर दिया गया। मतलब कि वो रूल नहीं बनाएंगे, किंग रहेंगे लेकिन रूल नहीं बनाएंगे। रूल बनाने का काम किसको दे दिया? पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को दे दिया। ये इंग्लिश पार्लियामेंट थी जो कि इंग्लैंड के लोग थे ज्यादातर इसमें, स्कॉटलैंड के लोग थे इसमें ज्यादातर, और ये आयरिश पीपल भी कुछ परसेंटेज में थे। लेकिन इस पार्लियामेंट को आयरिश पीपल बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। बहुत सारे किंग ने भी प्रोटेस्ट किया कि भाई ये नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मॉडर्निटी को अपना लिया। मॉडर्निटी को अपना लिया, पार्लियामेंट पावरफुल हो गई, प्रधानमंत्री चुने जाने लगे, और प्रधानमंत्री की पावर बढ़ने की वजह से धीरे धीरे किंग की पावर घटती चली गई। आप समझ रहे हो? पार्लियामेंट्री फॉर्म आने के बाद पीएम की पावर बढ़ती चली गई और किंग की पावर धीरे धीरे डाउन होगी। मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, डिसीजन पार्लियामेंट लेगी। ये हुआ। ओके, फिर कुछ लोगों ने प्रॉब्लम किया, जैसे स्कॉटलैंड ने भी प्रॉब्लम किया, आयरलैंड ने भी प्रॉब्लम किया कि भाई हम लोग इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, इंग्लिश पार्लियामेंट को हम नहीं मानते। आयरलैंड के लोगों ने, प्रोटेस्टेंट ने क्लियर मना कर दिया, क्योंकि इस पार्लियामेंट में ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स थे। आप समझ रहे हो? एक कॉमन सी बात है समझने की, बस एक कॉमन सी बात है। इस पार्लियामेंट में ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स थे, और मैंने भी बताया कि ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट बिल्कुल अलग हैं। भाई ये दोनों जब अलग ही हैं तो उसकी क्यों बात मानेंगे? ठीक है, उसकी बात वो क्यों मानेंगे? ओके, तो इस तरह से प्रॉब्लम आ गई, इस तरह से प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम रही, प्रॉब्लम एंड नहीं हुई। आखिरी में यहां पर 1607 में, ठीक है, इस प्रॉब्लम के चलते ही एक्ट ऑफ यूनियन लगा दिया। इस पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ यूनियन लगा दिया, एक्ट ऑफ यूनियन लगा दिया गया, और एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू पूरा एरिया यूनाइटेड किंगडम डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई सारे स्कॉटलैंड को और इंग्लैंड को, ठीक है, इंग्लैंड को और आयरलैंड को एक कर दिया जाए, एक्ट ऑफ यूनियन लगा दिया जाए। चाहे प्रोटेस्ट हो, चाहे लोग कुछ भी करें, चाहे लोग विरोध करें, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब यहां ये पूरा आइलैंड एक होगा। एक्ट ऑफ यूनियन लगा दिया गया, जिसको जबरदस्त तरीके से मिलिट्री की हेल्प से उसको रिन्यू करने की कोशिश की गई। बेटा एक मिनट बेटा, मेरी बैटरी डाउन हो रही है, इसकी 2 मिनट प्लीज 1 मिनट रुकिएगा, इसको पूरा कर देता हूँ, फिर डाउट ले लेते हैं। ठीक है, इसको पूरा कर देता हूँ। इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जो बैटरी डाउन जा रही है, 1 मिनट रुक जाओ बस, 2-3 मिनट में फाइनल कर दूंगा इसको। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन लगा दिया गया, और एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू जो है इंग्लैंड में एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू, देखो ये लिख दिया मैंने एक्ट ऑफ यूनियन, इसके थ्रू इनको फोर्सिबली, ताकत के जोर पर इनको एक करने की कोशिश की गई। ठीक है, फाइनली ये एक्ट ऑफ यूनियन 1801 में कामयाब रहा। 1801 में ये कामयाब रहा। 1801 में यूके बन गया, फॉर्मेशन ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम बना दिया गया। ये देखो 1801 में इसी एक्ट का फोर्सिबली इसको यूज किया गया, और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम बना दिया गया। ओके, और फिर जो नेशनल सॉन्ग, जो यूनाइटेड किंगडम का नेशनल सॉन्ग था, नेशनल सॉन्ग गॉड, उसका नाम था गॉड सेव आवर नोबल किंग। हाँ, होली किंग नहीं, नोबल किंग रखा गया था बेटा, नोबल किंग। हाँ, नोबल किंग ये रखा गया था। हाँ यस, ये नाम रखा गया, और यूनियन जैक फ्लैग बना दिया गया। यूनाइटेड किंगडम का सिंबल यूनियन जैक होगा। ठीक है, फ्लैग क्या रखा गया? यूनियन जैक उनका फ्लैग रखा गया। ओके, और इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश क्या हो गई? उनकी नेशनल लैंग्वेज कर दी गई। नेशनल लैंग्वेज, ये देखिए नेशनल लैंग्वेज उनकी बना दी गई। ओके, ये देखिए 1801 में इतने सारे उन्होंने काम कर दिए। ओके, लेकिन प्रोटेस्ट तो चलता रहा भाई। आयरलैंड के लोग तो प्रोटेस्ट करते रहे। एक लॉर्ड बायरन का नाम आता है यहाँ पे। लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोइट था, ठीक है, उसने बहुत विरोध किया। प्रोटेस्टेंट के लोगों ने, जो आयरलैंड के लोग थे, वो इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने आयरलैंड को कभी इसका यूके का पार्ट माना ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता, आप एक्ट ऑफ यूनियन लगाओगे और ये जो यूके नाम रख दोगे, ऐसे कोई आयरलैंड को आप उसमें थोड़ी ना कन्वर्ट कर दोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने बार बार इसके लिए प्रोटेस्ट किया, और आयरलैंड के लोगों ने
यूनाइटेड किंगडम को मानने से मना किया। जब ये प्रोटेस्ट लगातार लगातार चलता रहा आगे 1801 के बाद भी कुछ 20 ईयर तक 30 ईयर तक लगातार चलता रहा, तब वहां पर हमें एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनानी पड़ी और कुछ उनके लोग फिर यूनियन गवर्नमेंट के हिस्से भी बनाए गए। आयरलैंड में से बहुत सारे लोग यूनियन गवर्नमेंट यानी कि यूके की गवर्नमेंट में रखे गए, जैसे बेल्जियम वालों ने किया था। जैसे बेल्जियम में ब्रुसेल्स गवर्नमेंट जो बनी थी यूनियन गवर्नमेंट, उसमें कुछ अलग अलग वोलेनिया और फ्लेमिश एरिया के लोग थे। वोलेनिया और फ्लेमिश एरिया के लोग वहां थे। फ्रेंच और जर्मन, आपको याद होगा फ्रेंच थे, कुछ डच थे, कुछ जर्मन थे। तो इस तरह से फिर उसमें से ले लिए गए। हाँ, तो इस तरह से, ठीक है बेटा, एक मिनट, जस्ट एक मिनट बेटा। तो इस तरह से ये चीजें कर ली गई और इंग्लैंड का जो ब्लडलेस रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। प्रोटेस्ट होता रहा आयरलैंड की तरफ से, लेकिन फाइनली आज भी वो यूनाइटेड किंगडम है। उस प्रोटेस्ट को धीरे धीरे शांत कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आज यूरोप का ये पार्ट हमारा लगभग दो चीजों में कंप्लीट हो गया है। एक तो फ्रांस का रेवोल्यूशन हमने कर लिया और एक हमने कर लिया है ये इंग्लैंड का रेवोल्यूशन, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ये हमने कर लिया है, ठीक है। और आगे आने वाले पार्ट्स में हम फिर जो है इटली के बारे में और जर्मनी के बारे में और बाकी कंट्रीज के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।